तो पिछली क्लास में हम लोग यहीं पे छोड़े थे आपको साइन कन्वेंशन। और यहां से जो प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल जनरली, दिक्कत क्या होती है, कब हम पॉजिटिव लें कब हम निगेटिव लें। तो मुझे लगता है कि अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया है। एक छोटी सी चीज और आपको याद रखना है, वो है कि आप तब तक साइन का इस्तेमाल मत करो जब तक कि वैल्यू ना रखो। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो वहां यू है, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो जब तक हम वैल्यूज नहीं रखेंगे तब तक साइन का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, और ये तो क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड जो भी रहेगा वो क्या लेंगे, निगेटिव, और राइट साइड जो होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल ये भी बता दिया गया कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में लाइट को जाती है, मतलब जो डायरेक्शन है इंसिडेंट का, तो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। लेकिन हम इतना आपको कंफ्यूज नहीं करते, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तो हम इसको क्या मानेंगे, निगेटिव, है ना। लेफ्ट को हम क्या लेते हैं, निगेटिव, और राइट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यू का काम तो हो गया। अब कौन रह गया, फोकल लेंथ। तो यह भी आसान था, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कनकेव का क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। किसके लिए, मिरर या लेंस के लिए, दोनों के लिए। तो बहुत ही आसान हो गया। तीन मेन क्वांटिटी है, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक है इमेज डिस्टेंस, और एक है फोकल लेंथ। तो दो का काम हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो कहां पे होती है, इमेज की, है ना, इमेज का साइन, है ना। ज्यादातर सवाल, ज्यादा क्या, लगभग सारे सवाल का जो मेन जो है पॉइंट है, मतलब जहां सवाल पूछा जाता है वो है इमेज का नेचर या इमेज का साइन। तो हमने आपको एक ऐसा तरीका बताया जिससे कि क्वेश्चन को पढ़ के केवल ऑब्जेक्ट की पोजीशन का अगर आपको पता चल गया तो आपको इमेज का पोजीशन का भी पता चल जाएगा, है ना। और इमेज की पोजीशन का अगर पता चल गया तो हमें नेचर भी पता चल जाएगा, है ना। तो कितने सारे केसेस बने थे, कुल 8 मिले थे, कनकेव और कन्वेक्स मिला के, जिसमें कनकेव में 5 केसेस में रियल इमेज बना था, और रियल इमेज ऑब्जेक्ट के साइड बना था, मतलब वो निगेटिव होगा। तो रियल इमेज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो जब भी आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये चीज हम आपसे पूछेंगे, और वहां ये भूलना नहीं है। और वर्चुअल के केस में क्या हुआ था, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, वर्चुअल इमेज हमेशा दूसरी साइड बना था, मतलब वर्चुअल इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। और आपको याद होगा कनकेव में केवल एक ही केस था जब वर्चुअल इमेज बना था, और वो कब, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया था। अच्छा, वर्चुअल में क्या होगा, सॉरी, कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा, हमेशा, क्योंकि कन्वेक्स जो है मिरर, वो कभी भी रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता है। तो इसका हम कल लोग रे डायग्राम भी ड्रॉ किए थे। आज शायद लास्ट क्लास होगी ब्रिज कोर्स का। ब्रिज मतलब बता ही चुके हैं कि 10th और 12th के बीच में 11th आ गया है, तो वो एक रिकॉल कराना, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होगी 12th की। तो आज आई होप कि इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे, और 12th का जो एक सिस्टमेटिक जो है ना, ऑफिशियल जो है, वो क्लास आज या हो सकता है कल से शुरू करेगी। हाँ, तो ये तो आपको याद ही होगा, मिरर फॉर्मूला, है ना। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, है ना। 12th में प्रूव करना है, 10th में शायद आपने इसको प्रूव नहीं किया था। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो यही दो फॉर्मूला पे बनता है। दूसरा क्या है, मैग्निफिकेशन का है। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब v/u। बस ध्यान रखना है, यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अच्छा, माइनस का क्या मतलब हुआ, मैग्निफिकेशन माइनस का क्या मतलब हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि माइनस का मतलब डिमिनिश हो गया तो माइनस लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माइनस का मतलब जो है वो छोटा होना होता ही नहीं है। माइनस का केवल एक ही मतलब है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर पॉजिटिव लेंगे तो बिलो क्या लेंगे, यानी कि ऊपर अपराइट होगा तो नीचे इन्वर्टेड होगा। तो कुल मिला के कहानी यह है कि इन्वर्टेड इमेज के लिए हम क्या लेते हैं, निगेटिव का साइन लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको दे कि m माइनस है, निगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ, m निगेटिव का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हो रहा है। m निगेटिव का क्या मतलब हुआ, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। अब सोचो कितने सारे केस हम पढ़े, 8। तो कितनी बार निगेटिव आएगा, कितनी बार निगेटिव आएगा, जब जब रियल इमेज आएगा। क्योंकि रियल इमेज, हमने एक और तरीका बताया कि रियल इमेज कभी भी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, मिरर में चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, कभी भी रियल इमेज अपराइट नहीं हो सकता है। मतलब
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, और क्या। उसी तरह से वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, क्या होगा, अपराइट होगा। तो यहां से आप साइन का बात बताओ, साइन बताओ। वर्चुअल का हमेशा एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रियल का एम हमेशा क्या होगा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं आपसे कि ये निगेटिव क्यों हुआ, इसका क्या लॉजिक क्या है। मैग्निफिकेशन तो समझ में आ रहा है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा, इमेज हाइट भी हमें समझ में आ रहा है कि इमेज हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनता है, ऑब्जेक्ट हाइट जो है ऊपर बनता है, इसलिए यहां माइनस आना चाहिए। लेकिन यहां v बाई यू में माइनस जो है, क्या सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, सोच के देखो, सोच के देखो। एक बार करते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, फोकस पे। अच्छा, एक बात तो है कि दोनों एक ही साइड होगा। एक बात और, जब दोनों एक ही साइड है तो दोनों का एक ही साइन होगा, मतलब दोनों निगेटिव होगा। तो u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, निगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव। तो यहां निगेटिव का क्या मतलब हुआ, तो यहां निगेटिव क्यों आना चाहिए, सोचो जरा। इसलिए आना चाहिए, अभी तो बताया कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, और रियल इमेज जो है कभी भी अपराइट हो नहीं सकता, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। अब सोचो इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा, मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा, माइनस से। अब समझ में आया क्यों माइनस आया। अच्छा, मान लो एक और केस ले लो, जैसे वर्चुअल वाला ले लो। वर्चुअल में क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बना था, दूसरी ओर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि v क्या होगा, सोचो जरा, v क्या होगा। फिर से सुनो, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच, देखिए यहीं से सवाल बनता है। आप सोचते हैं ना कि क्वेश्चंस नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, वहां पे लैक हो जाता है। अब जरा ध्यान से सोचो, एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया कि माइनस क्या हर कंडीशन में सेटिस्फाइड है। अब माइनस का पहली बात मतलब क्या होता है, तो मतलब तो समझ में आ गया कि माइनस का मतलब डिमिनिश होना, छोटा होना नहीं होता है। माइनस का मतलब फिजिक्स में, इवन मैथ्स में भी, माइनस का मतलब अपोजिट होता है। अगर हम 2 मीटर आगे चल रहे हैं तो -2 मीटर का मतलब पीछे हुआ, अगर हम 2 मीटर नॉर्थ चल रहे हैं तो -2 मीटर का मतलब साउथ हुआ। तो वहां यहां माइनस का मतलब भी क्या हुआ, उल्टा, इन्वर्टेड। तो क्या ये हर हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, रियल में तो देखा ठीक है। एक बार वर्चुअल का केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज दूसरी ओर बनेगा। अब सोचो, इमेज का नेचर पॉजिटिव हो गया। अच्छा, यू क्या है, निगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, वी हो गया पॉजिटिव, यू हो गया निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव, यानी कि एम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज नहीं बना, अपराइट इमेज बना। इसका मतलब है कि ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि वर्चुअल इमेज जो है वो अपराइट। तो देख रहे हो ना, मैथमेटिक्स जो है हमारे कॉन्सेप्ट को किस तरह से रिजेंबल कर रहा है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है। इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, 11th में आप पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी जब मैच होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रेजो, यानी कि रेजोनेंस। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स है हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, या कहो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब भी आप प्रॉब्लम करें, बल्कि आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ले लें, जो अगले 5-6 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। मतलब उसका उनका पर्पस ही है कि आप जो 10th में पढ़े हैं कहीं भूल तो नहीं गए, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करने आता है या नहीं आता है। उसके बाद अब एडवांस लेवल पे, यानी कि 12th लेवल पे बहुत सारा काम होगा। जैसे अभी केवल एक लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे बहुत तरह के लेंसेज होंगे, या मिरर में भी कंबाइंड किया जाएगा, मिरर को कट किया जाएगा, मिरर को पॉलिश किया जाएगा, बहुत सारे काम यहां पे होने वाले हैं। बहुत छेड़छाड़ होगा हम सबके साथ, सही बात है। अब है कि एक्सप्रेशन फॉर द मिरर इक्वेशन, ये तो आपको पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, तो हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। इस तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फॉर्मूला को आपको रिकॉल करवाया जा रहा है। जैसे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है, v बाई यू या -v बाई यू, -v बाई यू। इसका मतलब है कि आप इसको समझ रहे हैं। लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन का भी बहुत सारा टाइप होने वाला है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक आपको छेड़छाड़ होगा आपके लैंग्वेजेस में, ठीक है
लेकिन आज थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि आज बिल्कुल वही काम जो टेंथ में आप रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, अब हम कहां पे चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन पे। हमें सिर्फ रिकॉल करवाना है कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या हम पढ़े थे, और उसी को आप यहां देखेंगे कि जैसे आप स्नेल्स लॉ पढ़ चुके होंगे, है ना, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। अब जो है इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, आपको तो पता ही है, फिर भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो सिंपल ये जो फिनोमिना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अगर लाइट गई आफ्टर स्ट्राइक, वो सेम मीडियम में कम बैक हो गया, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी जो रे ऑप्टिक्स है इसी दो फिनोमिना पे बेस्ड है। आपका जो 12th भी है वह रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, जबकि वेव ऑप्टिक्स जो है वह तीन फिनोमेना पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। मतलब वेव ऑप्टिक्स को तीन क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे। एक क्लास इंटरफेरेंस के लिए लेंगे, दूसरा डिफ्रैक्शन के लिए लेंगे, और तीसरा पोलराइजेशन के लिए लेंगे। और ये तीनों ही जो फिनोमेना है यह एक्सप्लेन करता है कि क्यों लाइट जो है वेव नेचर का है। खैर वो तो 12th में होगा, लेकिन फिलहाल स्माइल कर रहा है कि अभी हंस लो, आगे देखो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो रिफ्रैक्शंस में सबसे बेसिक बेसिक बातें अगर हमें जो पता है वो क्या है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो एक मीडियम को हम ऑप्टिकली रेयर कहते हैं, तो दूसरे मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये डेंसर होना और ये रेयर होना क्या है। तो एक तो कंफ्यूजन यहां रहता है, जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं कि जो ज्यादा डेंस होगा वो ऑप्टिकली भी डेंस होगा, तो आप गलत सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर और किरोसिन का एग्जाम्पल ले लो। वाटर और किरोसिन में कौन ज्यादा डेंस है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से निकालते हैं, वाटर ज्यादा डेंस है, किरोसिन कम डेंस है। लेकिन ऑप्टिकली अगर हम बात करें, ऑप्टिकली का मतलब लाइट की स्पीड कहां पे ज्यादा होगी, जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी ऑप्टिकली, जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी ऑप्टिकली रेयर है, और जहां लाइट की स्पीड कम होगी ऑप्टिकली डेंसर है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइट की स्पीड जो है वह किस मीडियम में, किरोसिन में कम है, किरोसिन में कम है और वाटर में ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्टिकली जो है वाटर जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है, और किरोसिन जो है, तो ये जो आपका जो कंफ्यूजन रहा वो दूर कर लीजिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी है वो ये नहीं है। यहां ऑप्टिकली रेयर और डेंसर का मतलब होता है सिंपली लाइट की स्पीड जो है वह ज्यादा है या कम है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है वो ऑप्टिकली डेंसर है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो ऑप्टिकली, सिंपल सी बात है। एक चीज और, एक चीज और, थोड़ा 2 मिनट सीरियस हो जाओ। हाँ क्या बोल रहा था, लाइट जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो टर्न ले लेती है। अच्छा ये दोनों सवाल आपको बड़े आसान लग रहा होगा कि लाइट की स्पीड जो है रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, या फिर लाइट जो है जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो क्या हो जाता है, टर्न ले लेता है। पता नहीं क्यों आप जितने भी टीचर जितना भी बुक उठा के देख लो या यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, कहीं भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात बहुत छोटी सी है। मैं भी जब ढूंढ रहा था कि लाइट की स्पीड जो है वो कहां पे कम होती है भाई, तो ये तो सबको पता है रेयर मीडियम में, लेकिन क्यों, ये जो सवाल है ना क्यों, तो इसका जवाब लगभग लगभग जो है कोई कहीं भी नहीं था। आप भी अभी जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसको जो एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट की स्पीड क्यों कम होती है, तो ये बताया गया कि देखो वेव थ्योरी से बताया गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाए गए, लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि सबसे परफेक्ट जो थ्योरी है वो है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जब भी लाइट को एक्सप्लेन करना, क्योंकि सारी चीजें जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, चाहे पार्टिकल नेचर हो न्यूटन का, वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि पार्टिकल नेचर तो हमें ऐसे भी दिख रहा है कि लाइट की स्पीड जो है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, तो ये तो प्रूव हो गया। उसी तरह से जो हाइजेंस प्रिंसिपल है जो कहता है कि वेव है, यह भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है, क्योंकि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, मतलब मोमेंटा यानी कि मास का कॉन्सेप्ट होगा। तो एक ही थ्योरी लाइट में जो है जो अब तक का सबसे सटीक माना जा सकता है, क्योंकि उसको अभी तक
कहीं से भी किसी भी तरह से गलत प्रूव नहीं किया गया। तो मैक्सवेल के अगर हेल्प लें, आप देखेंगे कोई बुक ये हेल्प नहीं ले रहा है, इवन एससीबी बुक में भी नहीं लिया गया है। आप कहेंगे उससे भी आप अलग हो गए क्या? मैं कहूंगा अलग तो नहीं, लेकिन जो सही है सो सही है। अब न्यूटन गलत थे तो गलत थे। अब इससे न्यूटन के महानता पे चैलेंज मैं नहीं कर रहा। अब अगर कोई कहा होगा पहली बार कि न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट की स्पीड जो है डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, तो वो जो हाइजन साहब है वो बोले नहीं ये तो गलत बात है। तो ये क्वेश्चन उठा होगा कि न्यूटन से भी महान हो गए। देखिए महान अलग चीज है ना, ग्रेट होना अलग चीज है, लेकिन गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है। तो लाइट की स्पीड क्यों कम होती है? आप पढ़े होंगे, अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं? ई का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू, या फोर्स की बात कर रहे हैं एफ के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहां के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो वैक्यूम के लिए ना, अगर मीडियम हो तो एप्सिलॉन आर आता है, रिलेटिव परमिटिविटी आता है। इसका मतलब है कि जब मीडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम हो जाएगा। सोचो जरा, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो तो उसके परपेंडिकुलर जो वेव प्रोपगेट होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो लाइट की स्पीड भी कम हो जाएगी। कम होगी या ज्यादा होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो ज्यादा होगा या कम होगा? C इज इक्वल टू E बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो सिंपल सी बात है। तो आप समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कॉन्सेप्ट है, जो मैक्सवेल का है, उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड क्यों डेंसर मीडियम में कम होती है। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टर्न क्यों लेती है, आप यूट्यूब पे जाओ, बड़े से बड़े टीचर्स को देख लो, वो क्या कहते हैं कि एक शॉपिंग कार्ट, जाते हो ना बिग बाजार या फिर विशाल, है ना, मेगा मार्ट, तो वो जो शॉपिंग कार्ट है जनरली देखोगे यूट्यूब पे, SC1 में भी वही एग्जांपल दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि देखो जैसे ही हम शॉपिंग कार्ट को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो मान लो वो ग्रास है, ग्रास मतलब डेंसर है, और ये रोड है मतलब ये ऑप्टिकली एक तरह से रेयर है, तो धक्का दोगे तो वो टर्न ले लेगा। लॉजिक और सही भी है। ऐसा होता है कि ऐसे धक्का दो, सीधे जा रहा है और घास आ जाए, या आपकी गाड़ी में भी ऐसा होता होगा, है ना, स्मूथ जा रहे हो और कहीं रफ आ जाए तो टर्न ले लेता है। तो उन्होंने कहा कि लाइट भी ऐसा ही है, मतलब एक शॉपिंग कार्ट की तरह है और ये रेडर है, और जैसे यहां पे आया क्या होगा, या घास आ गया, डेंसर आ गया, तो ये टर्न ले लिया। लेकिन सोचो टर्न लेने का मतलब क्या है? टर्न लेने का मतलब है कि टॉर्क लग गया। टर्न लेने का मतलब, पहली बात ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि जो शॉपिंग कार्ट है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, जबकि हमें पता है कि लाइट जो है वो इंडिविजुअल है। क्वांटाइजेशन है ना, क्वांटा है ना, एच न्यू फोटोन अलग अलग है। लेकिन एक टाइम के लिए अब चूंकि बड़े टीचर हैं, मान लेते हैं कि ये सब एसोसिएट हैं, कनेक्टेड हैं, कोई विटल पावर है जिससे वो कनेक्टेड है, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। लेकिन अब सोचो अगर ये शॉपिंग कार्ट है, या सोचो खुद ही तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, और अचानक कोई यहां पे कील या कुछ लग जाता है, तो आप ऐसे घूम के जोर से गिरते हो, एक चीज महसूस करते हो कि स्पीड हो जाता है, बढ़ जाता है, स्पीड अप हो जाता है। अरे भाई टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है, क्या होता है, स्पीड का बढ़ जाना। तो लाइट की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, लाइट की स्पीड तो बढ़ती नहीं है, ये भी प्रूव है, आइंस्टाइन ने कह दिया है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड पार्टिकल की हो ही नहीं सकती है। तो वैक्यूम से जब डेंसर मीडियम में गया, सोच रहे हो मैं अगर गलत भी कर रहा हूं तो उसका भी लॉजिक दे रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहेंगे आप पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे टर्न हो गया, है ना, कैसे टर्न हो गया? तो यहां भी मैक्सवेल साहब जो है काम आ जाए। वैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सॉरी, जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वेव थ्योरी, जिसमें हम लोग वेव फ्रंट बनाना सीखेंगे, तो वेव फ्रंट अगर हम सबका बनाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा कि उसका जो टर्निंग है इधर भी दिखाएगा और इधर भी दिखाएगा, मतलब राइट भी दिखाएगा, लेफ्ट भी दिखाएगा, मतलब वहां कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि वो टर्न किधर लेगा, क्योंकि हमें तो पता है कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में हमेशा टुवर्ड द नॉर्मल टर्न लेती है। तो मैं उस लेवल पे लेके आपको जा रहा हूं जहां तक आप या बहुत लोग सोचते नहीं है, क्योंकि साइंस को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, फिजिक्स को केवल एग्जाम पास करने का एक जरिया बना रखे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहां मैक्सवेल साहब कैसे काम आ जाते हैं?
तो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डेंसर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम होगा तो हम इसको रे डायग्राम से अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो वेक्टरली जो है वो टर्न ले लेगा, है ना। तो इसको इसका मैंने बनाया भी है वीडियो और एक अलग से मैं बना भी दूंगा। तो थोड़ा ये ऐसे टॉपिक है जिसको कि आप ऐसे लेवल पे जाके सोच सकते हो जो कि कोई सोचा भी नहीं है। लेकिन फिलहाल फिर से अपने लेवल पे अपनी औकात पे आ जाते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा इस उस लेवल को टच नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात कि लाइट क्यों टर्न लेती है और लाइट की स्पीड क्यों कम है, आप देखें कि मैक्सिमम लोग गलत तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, न्यूटन के समय अलग बात थी क्योंकि वो पार्टिकल की कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के टाइम में ये तो प्रूव है, प्रैक्टिकली प्रूव है, थियोरेटिकली प्रूव है, मैथमेटिकली प्रूव है कि मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसमें कौन काम आते हैं, स्नेल साहब। स्नेल्स लॉ याद है आपको, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। याद आया, जहां म्यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर है, म्यू की वैल्यू कम है तो ऑप्टिकली रेयर है। लेकिन म्यू की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। अगर निगेटिव होता है तो एक एक राज की बात बताऊं, म्यू की वैल्यू निगेटिव प्रूव हो चुका है। एक ऐसा मेटल खोजा गया है, बनाया गया है जिसका म्यू निगेटिव हो। उससे क्या होगा कि लाइट जो है निगेटिव होगा तो अंदर जाएगा नहीं, उधर से उधर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो मेटल जो है आप उसको कैमरे से कैच भी नहीं कर सकते, इनविजिबल होता है। और ये सब रिसर्च चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है। एक पूरा एक जो है ऑप्टिकल का एक ब्रांच ही है जहां म्यू निगेटिव है, वो लैब में बनाया गया है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि म्यू निगेटिव पॉसिबल है। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 साल पहले की ये डिस्कवरी है। तो आप अपडेट नहीं है ना। नहीं नहीं, इंडिया में देखो, इंडिया में बहुत सारे निगेटिव और बातें हैं, है ना। इंडिया के लड़के जो है बहुत कुछ सोचते हैं पढ़ाई को छोड़ के, और लड़कियां भी ऑब्वियस है। लड़कियां ये सोचती है कि लड़के क्या सोच रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में मतलब उलझे रहते हैं। हाँ, इंडिया के बाहर ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर इंडियन की भी बात करें, पहले जो हमारे पास जो रिसर्च है, पुरानी जो बातें जो एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव नहीं है, लेकिन सोचो हम लोग को पता था कि कौन सा प्लैनेट की क्या पोजीशन है। हम लोग को सोलर एलिप्स के बारे में पता है। अच्छा, सोलर एलिप्स का मतलब कहीं कहीं लाइट का फिनोमेना ही है, और एग्जैक्ट डेट एंड टाइम पता है, अगले 10 साल के अगले 100 साल का भी। तो इतना डेवलप्ड मैथमेटिक्स हमारे पास है, लेकिन क्या फायदा, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आप उसका यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। तो ये बोलना कि हम पहले ये थे, अरे भाई पहले जो भी थे अभी क्या हो, अभी तो प्रेजेंट में कुछ नहीं है। अभी तो हमारी ही जो बुक्स है वो लेके ऋग्वेद, आप कहते हो ये धन की बुक है, ऋग्वेद मींस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ऋग रेक्टिलिनियर, हिंदी में ऋग को रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट प्रोपगेशन, और ऋग्वेद में सिर्फ लाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो कण या पार्टिकल्स के बारे में आप पढ़ते हो ना, हमारे यहाँ लगभग हजारों साल पहले एक बुक लिखी गई थी, वैशेषिक दर्शन, और उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आज का साइंस अभी जाके वो डिस्कवर किया है। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग के पास है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छी तलवार है लेकिन आपने यूज ही नहीं किया, तो देयर इज नो यूज। तो ये बोलने का कोई मतलब नहीं है कि हम इंडियन ये थे वो थे। हाँ थे, जो थे सो थे, लेकिन हम लोग तो अभी कुछ नहीं है। तो खैर, अब आते हैं अपने, यहां भी एक लोचा है, ये म्यू क्या है। सब लोग को लगता है कि म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन स्नेल साहब ने ये नहीं कहा। स्नेल साहब ने कहा कि देखिए, जब लाइट जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक तो नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लीजिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लीजिए। तो जब लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो एंगल तो हम नॉर्मल के साथ लेंगे। तो जब भी ये ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे चला जाएगा। इसका मतलब है अलग अलग डिफरेंट इंसिडेंट एंगल लेंगे तो आर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर डिफरेंट आई लो, डिफरेंट आर होगा, लेकिन जो रेशियो होगा साइन आई अपॉन साइन आर, जैसे मान लो एग्जांपल आई लिए 30 डिग्री, तो आर कुछ आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल कुछ आएगा। आई मान लो 30 के बाद 60 ले लिए, 45 ले लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर आएगा।
लेकिन उन्होंने एक चीज का एक्सपेरिमेंटली पता लगाया कि जो रेशियो होगा ना साइन आई अपॉन साइन आर, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और उसी कांस्टेंट को उन्होंने क्या कहा, म्यू डिफाइन किया, है ना, म्यू। और म्यू से क्या पता चलता है, मीडियम के नेचर के बारे में। नेचर का क्या मतलब है, ऑप्टिकली वो कितना रेयरर है या कितना डेंसर है। सही बात है। तो ये सब आपको रिकॉल हो गया होगा। अब है कि यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आया था TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अच्छा, अगर मैं पूछूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझ में आ रहा है कि लाइट जो है सेम मीडियम में वापस आ जाए। लेकिन यहां पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा है, यहां पे रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर मतलब लाइट जा भी सकती है। अब अगर मान लो लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में ले जाएं तो क्या होगा, सोचो। लाइट को रेयर से अगर डेंसर मीडियम में ले जाएं तो क्या होगा, किधर होगा? फिर से सुनो, फिजिक्स की क्लास है थोड़ा सा। लाइट को ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में भेज रहे हैं, डेंसर से रेयर में भेज, तो नॉर्मल से अवे जाएगा या नॉर्मल की टूअर्ड जाएगा? अवे जाएगा, अवे जाएगा, है ना। अभी हम प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ते, वैसे तो मैंने बता दिया कि मैक्सवेल थ्योरी से ये प्रूव हो जाती है, पर फिलहाल ये तो पता है कि अवे जाती है। तो इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा या घटेगा? इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, सिंपल। तो जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हो आर भी बढ़ता जा रहा है, एक समय आएगा कि आर 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली इमर्जेंट हो जाएगा, मतलब दोनों मीडियम से एकदम बीचों बीच भाग जाएगा। तो ये जो एंगल है, जिस इंसिडेंट एंगल पे आर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, मतलब जस्ट इमर्जेंट हो जाए, दोनों मीडियम को टच करते हुए निकल जाए, तो उस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब सोचो, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा है। अब आर 90 हो गया, अब हम फिर से और बढ़ा दिए, अब थोड़ा सा एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिए। अब सोचो क्या होगा, एंगल तो और बढ़ेगा, 90 से भी बढ़ेगा। तो 90 से जैसे बढ़ेगा, अब क्या हुआ, सोच पा रहे हो क्या? जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो एक ऐसा एंगल होगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसका क्या मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर आई पे आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये डेफिनेशन भी हो गया। अगर आई जो है सी के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि आर क्या होगा, 90 डिग्री। मैथमेटिकली सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर आर जो आई की वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या होगा, आर 90 से ज्यादा होगा। ज्यादा होना मतलब सेम मीडियम में वापस लौट जाएगा, सेम मीडियम में। इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, है ना, रिफ्लेक्शन लाइट जो है वही क्रिटिकल एंगल को हमने डिफाइन किया है कि जैसे ही 90 डिग्री होगा आर, वो क्या होगा, जस्ट इमर्जेंट हो जाएगा। एक चीज है जहां से सवाल आएगा आपको बोर्ड में भी, लेटरल शिफ्ट। ये समझ पा रहे हो, लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया। अब है कि ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है, यहां फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ। अब यहां लाइट जो है कुछ इस तरह से जा रही है। अगर ये प्लेट नहीं होता, यानी कि ग्लास नहीं होता, तो लाइट कुछ इस तरह से सीधे निकल जाती। लेकिन ये जो प्लेट है, ग्लास प्लेट, जिसकी कुछ थिकनेस है ना, और ये ट्रांसपेरेंट भी है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मैथमेटिक्स तो हम 12th में अभी करेंगे, लेकिन अब यहां पे एक काम क्या हुआ, मुझे समझा सकते हो इसको लेटरल शिफ्ट क्यों कह रहे हैं? अगर मान लो लाइट ऐसे जा रही है और वो टर्न ले ले 30 डिग्री से, तो इसको शिफ्ट कहेंगे या डेविएट कहेंगे? डेविएट कहेंगे। अगर एंगल से चला गया तो डेविएट कहेंगे। लेकिन मान लो लाइट ऐसे जा रही है, अब लाइट ऐसे ही जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब इस पॉइंट से नहीं, यहां से ऐसे जा रही है। नहीं समझ में आया? एक है लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे टर्न ले ली, इसको क्या बोलेंगे, डेविएट। लाइट क्या हो गया, डेविएट हो गया। अब ध्यान से सुनना, लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, रास्ता वही है, सीधे ही है, लेकिन ये यहां पे है ना, थोड़ी कट्टी हो जाती है, तो ऐसे जा रही है, वो भी देख रहा है कहीं इधर उधर ना भाग जाए, तो वो भी ऐसे जा रहा है, लेकिन वो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहीं पे हमें 12th में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक तो लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये डेविएट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है। अच्छा, डेविएशन कब होता,
जब ये अपने पाथ को कुछ एंगल से मतलब डेविएट कर लेता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइट, हाँ भाई ग्लास प्लेट है ना, एक नॉर्मल ड्रॉ किया और उसके बाद क्या होगा, कुछ डेविएट होगा, इनसाइड डेविएट होगा कि नहीं, क्यों होगा, इनसाइड डेविएट होगा कि नहीं, क्यों होगा, मीडियम चेंज होगा। अगर ऑप्टिकली डेंस है तो टुवर्ड द नॉर्मल डेविएट होगा, और अगर रेयरर है तो, चलो ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपका दो एप्लीकेशन हमें यहां पढ़ना है। एक तो शिफ्ट हो गया ट्रांसपेरेंट प्लेट की वजह से, दूसरा जो है डेविएट हो गया। जैसे प्रिज्म लेंगे तो प्रिज्म में क्या होगा, वहां पे शिफ्ट नहीं होगा, वहां पे डेविएट होगा। और वहां दो चीज पूछना है, एक डेविएट भी होता है, एक डिस्पर्ज भी होता है। जरा मुझे समझाओ, डेविएशन का मतलब क्या होता है और डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, नहीं, पहला वाला सही था, पहला वाला सही, वो सही था, डिस्पर्जन वाला गलत था। डिस्पर्जन का क्या मतलब है, कोई बताइए। डेविएशन में तो समझ में आ गया कि एंगल से वो टर्न ले लिया। डिस्पर्स होने का मतलब, स्कैटरिंग का मतलब फैलना होता है, डिस्पर्जन का मतलब नहीं होता है। ब्रिज कोर्स का मतलब ये जो जो टर्म्स है ना वो आपको रिकॉल हो जाए। जैसे यहां पे क्या हुआ कि अगर आप डेंसर से रेयर में देखते हो तो लाइट जो है एक तरह से कैसे जा रही है, लाइट जो है, मान लो कि मछली जो है वो चिड़िया को देखना चाह रही है। ये सवाल नीट में बहुत बार पूछा गया, जरा ध्यान से बताना मैं जो पूछ रहा हूं। चिड़िया को कौन देख रही है, मछली। तो मछली को चिड़िया ऊपर देखेगा या नीचे देखेगी। अगर यहां पे अगर आप खड़े हो तो आपको जो मछली देखेगी वो लंबा देखेगी, टॉलर देखेगी या शॉर्टर देखेगी। फिर बता दो, वाटर डेंस है, एयर रेयर है, ऑप्टिकली रेयर, रेयर का मतलब ऑप्टिकली रेयर। हम कोई चीज को कब देख पाते, देखो यहां मुझे भी कंफ्यूजन था टेंथ में, अब नहीं है। मुझे लगता था कि लाइट मेरी आंखों से निकल के गई और उससे टकराया और फिर वापस आया और हम देख पाए। ये नहीं होता है। लाइट के, हम जो देखते हैं, जैसे हम इस बॉटल को देख रहे हैं, तो लाइट जो है यहां से टकराई, इससे टकराई, और वो लाइट आ रही है हमारे पास, धीरे 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 आंखों में एंटर कर गई और रेटिना पे जाके टकरा गया, इमेज फॉर्म हुआ। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि चिड़िया जो है, अगर वो मछली देखने चाह रही है तो लाइट जो है किधर से किधर जाएगी, चिड़िया से मछली की ओर या मछली से चिड़िया की ओर। ठीक है, तो ये चिड़िया है, बर्ड। अब यहां से लाइट चली 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 चली, ये है, ये क्या है, इंटरफेस है। अब जो है डेंस में गया, नॉर्मल की ओर टर्न लेगा। अभी नॉर्मल की ओर टर्न ले लिया। अब ये जब नॉर्मल की ओर टर्न ले लिया तो इसको अगर हम सीधे अगर पीछे की ओर ले जाएं वर्चुअली, कहीं ना कहीं मीट करेगा। और वर्चुअली जहां जहां मीट करेगा वहां पे क्या होगा, एक तरह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। एक तरह से क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो ऊपर शिफ्ट हुआ या नीचे, सारी कहानी हो गई। पंडित जी कथा तो बड़ी अच्छी सुनाए, रामायण की कथा चल रही थी, है ना, बहुत अच्छी कहानी चल रही थी। एक जो बहुत ही अच्छा वाला लिसनर होता है ना, तो उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, बड़े ध्यान से ऐसे करके सुन रहा था। तो बोला पंडित जी बड़ी अच्छा कथा सुनाए, बस एक ही कंफ्यूजन है। तो टीचर क्यों होता है, सर बढ़िया पढ़ाए, बस एक प्रॉब्लम रह गया। क्या, ये लाइट होता क्या है, ये रामायण बड़ी अच्छी चल रही थी, बस एक ही चीजें नहीं समझ में आया, ये सीता मैया कौन थी। तो वैसे ही, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, ये टर्न ले लिया तो वर्चुअली ये ऊपर जाएगा ना, देखो इधर टर्न लिया ना, ऐसे टर्न लिया तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपरेंटली ऊपर दिखेगा। अच्छा इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, ग्लास में पानी भर दो तो जो उसका बेस है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, एक्सप्लेन करो। या पेंसिल, छोड़ो छोड़ो पेंसिल, इस बॉटल में पेंसिल डाल दें, डालेंगे नहीं वैसे, तो वो टर्न ले लेता है, क्यों, क्यों क्यों, किधर शिफ्ट होता है, ये तो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मान लो उल्टा सोचो ना, मछली को कौन चिड़िया देख रही है, तो ऊपर देखेगी या नीचे, ऊपर देखेगी, सोचो क्यों। अगर मान लो लाइट, सोच पा रहे हो कि नॉर्मली जा रही है, अगर लाइट जो है एक तरह से मान लो कि रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब शिफ्ट होगा तो इसका लाइट जो है एक तरह से
अपरेंटली जो है थोड़ा ऊपर की ओर कट कर लेगा नॉर्मल को, तो ये जो मछली है ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इसी कारण से अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर बॉटल है तो इसका जो बेस है अगर ऊपर से ठीक देखें थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, पेंसिल क्यों टर्न हो जाती है? क्योंकि पेंसिल का ये नीचे की ओर बेस है, तो अब अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो और ऊपर वाला हल्का नीचे रहेगा, तो ऐसे लगेगा कि ये टिल्ट हो गया, बेंट हो गया। तो आप ध्यान से इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। अब है आगे लॉ क्या था कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन एक चीज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो क्या है? रेशियो। साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। म्यू क्या बताता है, किसके बारे में बताता है? मीडियम के नेचर के बारे में। अगर म्यू ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? डेंसर है। म्यू कम है तो इसका मतलब क्या है? और यह भी देखा गया कि लाइट की जो स्पीड है वह डेंसर में कम होती है और रेयर में, इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड c जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। एक चीज बढ़ने से दूसरी घट जाती है तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो ना, कूलम्स लॉ पढ़ रहे हो ना, उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाता है। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पढ़े हो ना। Force of interaction between two charged particles is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. बातें बड़ी लंबी चौड़ी होगी, लेकिन बात तो इतनी है ना कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई भी लॉ पढ़ लो, लाइट के बारे में पढ़ लो, इनवर्स स्क्वायर, मैग्नेटिज्म पढ़ लो, इनवर्स स्क्वायर। दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम जाता है, घट जाता है। अच्छा, ऐसा कभी सुना है कि दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाए? नहीं सुना। कहां कहां बताओ बताओ, फिर से। दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाता है, ये तो मैंने सुना दिया। इसका उल्टा सुने हो, दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। दूरी बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट गया। ग्रेविटेशन 11th वाला क्या था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू gm1 into m2 by r square, है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ग्रेविटेशन में भी कम हो गया, लाइट में भी यही लॉ है, सब जगह इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो उल्टा क्या हो सकता है? कोई ऐसा लॉ? ऐसा पता नहीं सच है या झूठ है, सुना है कहीं से, दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ जाता है। सच है क्या? दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ जाता है। लेकिन अभी अभी मैं कुछ स्टूडेंट को बता रहा था तो उन्होंने एक तीसरा रूल दिया। तीसरा, पहला तो था कि दूरी बढ़ने से प्यार घट जाता है, दूसरा था दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ जाता है, तीसरा रूल था कि दूरी बढ़ने से प्यार बदल जाता है। आज का लेटेस्ट डेफिनेशन था। अच्छा, अब समझे क्या? सॉफ्टवेयर सही बोल रही क्या? दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ जाता है, हम लोग में तो था, है ना। दूरी बढ़ने से प्यार घट जाता है, ये भी था। ये लेटेस्ट डेफिनेशन था। चलिए, क्रिटिकल एंगल भी बता चुके हैं कि जैसे जैसे इसका। अच्छा, एक बात बताओ, टीआईआर होने के लिए एक कंडीशन जो होना ही चाहिए वो क्या? लाइट को हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में पास करवाना होगा, हाँ या ना? टीआईआर छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो आपका मोबाइल आप यूज कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन इतना जो फास्ट हुआ है ना, उसके पीछे जो कारण वो है ऑप्टिकल फाइबर। जियो अंबानी साहब जो सब जगह आप सुनते होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का जाल नेटवर्क जो है पूरे इंडिया में बिछ रहा है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो है क्या? वहां पे लाइट ही तो कम्युनिकेट करती है, और वहां जो कॉन्सेप्ट है वो है टीआईआर का। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब लाइट सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? एक वायर चाहिए, नीचे का कोडिंग होगा,
कोडिंग मतलब नीचे का जो मटेरियल होगा और ऊपर जो आउटर कोडिंग होगा, उनके बीच क्या रिलेशन होगा, उनके मीडियम कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब उनका म्यू कैसा होना चाहिए। तो अंदर क्या होना चाहिए, डेंस, और बाहर क्या होना चाहिए, रेयर। क्यों? क्योंकि लाइट को अंदर से पास करवाना है। तो लाइट जब एक तरह से बाहर जाना चाहेगा, लाइट तो हर तरफ से बाहर जाना चाहेगा, तो लाइट जब बाहर जाना चाहेगा किधर से किधर, डेंसर से रेयर, तो एक एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल करेंगे तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल करेंगे तो आर बढ़ेगा, मतलब सेम मीडियम में लाइट, तो लाइट हमेशा उस पाइप के अंदर ही चलती रहेगी। जब लाइट, और लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, और लाइट को हम कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उसकी वजह भी क्या है, टीआईआर। तो एक क्वेश्चन अब छोड़ो, ये तो हो गया लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीआईआर पे क्वेश्चन आता ही आता है। एक सवाल पूछा जाता था टीआईआर के लिए मिराज के बारे में। मिराज समझते हो ना, मिराज क्या होता है, डिजर्ट वगैरह में अभी भी गर्मियों में जाओ तो रोड, अगर आप हाईवे पे अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको दूर लगता है कि ना रिफ्लेक्शन, यानी कि चूंकि आपको स्काई दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये तो पानी होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसकी वजह भी कौन है, टीआईआर, रेनबो, है ना। कब दिखाई देता है आपको जनरली, बारिश के समय में, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके अंदर लाइट एंटर किया। अच्छा, वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंस या रेयर है, ऑप्टिकली डेंस है, ऑप्टिकली डेंस है, और जब डेंस से रेयर की ओर बाहर निकलती है, लाइट तो अंदर गया और जाके फिर बाहर निकला, तो डेंसर से रेयर निकला, तो टीआईआर को कॉन्सेप्ट लगा। जब टीआईआर को कॉन्सेप्ट लगता है तो रेनबो फॉर्मेशन भी जो होता है उसकी पीछे जो वजह है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये सब पढ़ना है, ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है। तो ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो आपको समझ में आ रही है। हम समझ गए कि आई अगर आर दोनों जीरो होगा इसका मतलब नॉर्मल की ओर जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा वो एंगल बढ़ाएगा, मुझे पता है, वापस लौट आएगा। अच्छा हाँ, बढ़ाए, देखो आई बढ़ा, आर भी बढ़ेगा, फिर से आई बढ़ेगा, मतलब एक ही पॉइंट है, सोर्स ऑफ लाइट, और वो अलग अलग एंगल पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एंगल बढ़ा, एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, उस पर आर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब जैसे ही इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, लाइट जो है सेम आता हो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। एक मीडियम का म्यू वन मान लो, एक का म्यू टू मान लो, तो कैसे पता चलेगा साइन आई अपन साइन आर म्यू वन बाई म्यू टू होगा या म्यू टू बाई म्यू वन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लो कोई एक मीडिया है ये, और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। लाइट या तो ऊपर से नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा। अब यही कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर हम नीचे से ले जाते हैं तो हम नीचे वाले को आई मानेंगे, और ऊपर से लाइट अगर पास करवाते हैं तो ऊपर वाले को आई मानेंगे, नीचे को आर मानेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट या तो ऑप्टिकली रेयर से डेंसर जाएगा या डेंसर से रेयर जाएगा। तो यहां कंफ्यूजन होता है कि कब हम म्यू वन बाई म्यू टू लिखें या म्यू टू बाई म्यू वन। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है क्या, कि जैसे लाइट ये मीडिया है, अब लाइट जो है स्ट्राइक हुआ, तो इसका म्यू कुछ होगा और इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, है ना। तो ये आई भी हो सकता है और इधर आर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लाइट जो है इधर से इधर जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। तो आप ये सब कंफ्यूजन छोड़ दो, इस साइड का मतलब ये सेपरेट हो गया, मेरे हैंड के नीचे एक म्यू है, इसके ऊपर एक म्यू है, मान लो इसके नीचे म्यू टू है इसके ऊपर, और यहां कुछ एंगल होगा, या तो आई होगा या तो आर होगा। तो मान लो जिधर का एंगल उधर का म्यू, जिधर का एंगल मतलब इधर अगर मान लो आई है तो साइन आई इंटू म्यू वन, और नीचे आर है तो नीचे क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको क्या करो, डिवाइड मत करो, आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ, म्यू को साइन के साथ, म्यू को, तो इस ये मीडियम है, इसका म्यू कुछ ना कुछ होगा और एंगल कुछ ना कुछ होगा, तो म्यू इंटू दैट साइन एंगल। उसी तरह से नीचे कुछ ना कुछ म्यू होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो म्यू इंटू दैट एंगल, चाहे वो आर हो चाहे आई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो कभी भी कैलकुलेशन में एक तो समय भी बच जाएगा और दूसरी गलती भी नहीं होगी।
तो जब भी हम स्नेल्स लॉ लिखते थे, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू वन अपॉन म्यू टू नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? म्यू वन इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आई टू। आई टू को ही आर टू मान लीजिए। तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यही चीज यहां समझाने की कोशिश की गई है कि जिधर का मीडियम उधर का ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और उसके साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया। अब कुछ और फिनोमेना की बात करते हैं। अगर ये आ जाए, मिराज। मिराज मिराज क्या होता है? अगर मिराज के लिए अगर मान लो एक पेड़ है, टीआईआर का कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर मान लो लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर, पहले ये बताओ ये क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ने से होता है, ये तो समझ में आ रहा है। टीआईआर का कॉन्सेप्ट भी लगता है, ये भी समझ में आ रहा है। और टीआईआर के लिए एक ही कंडीशन है, लाइट को डेंसर मीडियम से किधर आना पड़ेगा? रेयर मीडियम की ओर। तो सोचो गर्मियों में ऐसा क्या होता है? ये तो केमिस्ट्री से भी समझा सकते हो, फिजिक्स से भी समझ में आ जाएगा। जितना हीट होगा उतना मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा तो वो रेयर होगा या डेंसर होगा? रेयर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जितना हम ग्राउंड के नजदीक जाएंगे वो उतना एनर्जी को क्या करेगा? हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी तो करता है। तो नीचे का पोर्शन गर्म होगा या ऊपर का? ज्यादा हीट नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे होगा, है ना। जनरली हम हाइट पे जाते हैं तो थोड़ा ठंडापन लगता है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला लेयर ऑप्टिकली रेयर होगा या डेंसर होगा? नीचे ज्यादा गर्मी है कंपेयर टू ऊपर, तो इसका मतलब नीचे ज्यादा रेयरनेस होगा, ऊपर कम रेयरनेस होगा। तो इसका मतलब है कि लाइट एक तरह से, अगर मैं यहां हूं, एक फॉर एग्जांपल यहां पे एटमॉस्फेरिक लेयर है और एक नीचे लेयर है, तो यहां रेयरर होगा या डेंसर होगा? चलो दो लेयर ले लो, ये ऊपर है ये नीचे है। नीचे ज्यादा हीट होगा या ऊपर ज्यादा हीट होगा? नीचे ज्यादा। तो नीचे ज्यादा हीट होगा तो नीचे का जो सेपरेशन है मॉलिकुलर वो बढ़ जाएगा। जितना गर्म होगा उतना सेपरेशन बढ़ेगा। तो नीचे रेयरर होगा या डेंसर होगा? रेयरर होगा। और ऊपर? अच्छा, लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है क्योंकि ऊपर का लेयर अभी तो प्रूव किया ऊपर कूल है मतलब डेंस है, और नीचे गर्म है मतलब रेयरर है। तो लाइट एक तरह से डेंसर से, तो टीआईआर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सोचो लाइट अगर ऐसे जा रही है, ध्यान दो, ये तो हिल ही नहीं रहा। लाइट अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो लाइट एक तरह से क्या होगा? अब आया, ये चीज मैंने समझा दिया, नहीं समझा दिया कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो आर भी बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, आर क्या हो गया? 90 डिग्री। उसके बाद फिर से एंगल बढ़ा तो लाइट जो है सेम मीडियम में कम बैक होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया था? टी आई आर। हम आना चाह रहे हैं मिराज पे। खैर ऐसे ही समझ लो। तो कंडीशन भी बता दिया। क्या था कंडीशन? लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट वगैरह में, एक कंडीशन बताना है टीआईआर के लिए, तो लाइट डेंसर से। अब जरा टीआईआर के लिए एक बनाओ, तो एक फिगर बनाओ तो तब तक। होमवर्क, होमवर्क नहीं, क्लास वर्क। होमवर्क, बड़े खुश हो गए। एक पेड़ बनाओ, इन्वर्टेड इमेज बनाओ टीआईआर के कॉन्सेप्ट से, टीआईआर के कॉन्सेप्ट से उसका इन्वर्टेड इमेज बनाओ। बनाइए, तब तक ये भी आ जाएगा बेचारा। देखो लाइट ऐसे जा रही है डेंसर से रेयर, तो टर्न ले लेगा सेम मीडियम में, सेम मीडियम में टर्न ले लेगा। और हम यहां से देख रहे हैं तो लाइट तो स्ट्रेट देखिएगा ना कहीं इन्वर्टेड इमेज वहां बनेगा। अब इस जो मेरी भावनाएं हैं उसको फिगर बनाओ तो इसका फाइनली। हाँ, तो ये एडिट हो जाएगा इतना पार्ट। अब देखो लाइट जो है कैसे जा रही है, जैसे ये है यहां, यहां से देखो ये डेंस डेंस है, और नीचे क्या है? रेयरर है। लाइट डेंसर से रेयरर आ रही है, तो एक एंगल पे ये क्या होगा? लाइट ऐसे जाएगी या इधर से मीडियम में वापस चली आएगी? क्या ये सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर, तो लाइट को तो ऐसे निकल जाना चाहिए था। ये ऊपर क्यों जा रही है? ऊपर जाने का मतलब है कि सेम मीडियम में, एक डेंसर मीडियम में कम बैक हो गया। अच्छा, ग्लास भी तो डेंसर ही था ना,
लाइट को जैसे जैसे ले जा रहा था रेयर भी निकल रहा था, और एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा एंगल हुआ तो लाइट डेंसर मीडियम में वापस आ गया। तो अब ये उल्टा कर लो, ऊपर डेंसर है और नीचे रेयर है, तो लाइट क्या है, डेंसर से रेयर आ रही है। लेकिन एक एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, उस एंगल पे वो क्या हुआ, क्योंकि इमेज हमेशा तो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो इमेज बनेगा। तो इसका मतलब है कि लाइट इस तरह से ये टर्न ले लिया। तो अब क्या हुआ कि यहां पे अगर हम इसको वर्चुअली अगर ले जाए, तो आप देख रहे हो कि ये यहां पे कट करेगा। इसका मतलब है अगर ये पेड़ है तो इसका इन्वर्टेड इमेज आपको दिख रहा होगा हल्का सा, वो बन रहा है। तो ये मिराज है। तो मिराज का मतलब सिंपल ये हुआ कि टीआईआर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसकी वजह से यहां पे इमेज फॉर्म होता है। ऐसे ही यहां भी देख सकते हो, क्या हुआ होगा सोचो, ऊपर हीट ज्यादा है या नीचे ज्यादा हीट है, नीचे है। तो नीचे ज्यादा रेयर है या ऊपर ज्यादा रेयर है, ठीक है। तो लाइट यहां पे टीआईआर होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर जा, तो डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये एंगल कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल पे लाइट आगे जाएगी या सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगा, सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगा। तो सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पेड़ है, यहां टकराएगा, और लाइट एक तरह से वर्चुअली अगर मिला है तो कहीं ना कहीं डॉटेड यहां पे जाके मिलेगा। तो एक इन्वर्टेड इमेज आपको दिख रहा होगा, ये पेड़ ऊपर है तो इसका इन्वर्टेड इमेज बना। अब ये इन्वर्टेड इमेज ही आपको क्या फील करवाएगा, कि लगेगा कि वहां पे क्या है, वाटर है। ये इसका कारण बताओ। ये तो जनरली आप देखते होगे, है ना, पानी जैसा लग रहा है, क्योंकि पानी का कलर भी रिफ्लेक्शन की वजह से नीला होता है। एक्चुअल में ये स्काई का रिफ्लेक्शन है। किसका रिफ्लेक्शन है, अब स्काई से सनलाइट आ रही है, रेयर डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, तो लाइट इस तरह से टर्न ले लेगी, और जब टर्न ले लेगी तो वर्चुअली हम जो हम यहां से देख रहे हैं वो इमेज यहां पे बन जाएगा। यही कारण है कि आपको लग रहा है कि ये पानी है। तो खैर ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। अब आगे तो फाइनली हम लोग रिफ्रैक्शन लेंस के लिए आ गए। लेंस में अब फिर से फिगर थोड़ा सा आएगा, डायग्राम आएगा, और ये आपके बोर्ड में सवाल यहां से बने, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी जरूरी है। तो लेंस कितने तरह हो गए, पहली बात तो लेंस के लिए भी हमें एक स्फेरिकल ग्लास की जरूरत है, उसका एक छोटा सा कट करके निकाल लिया। बस पहली बार क्या किए थे, मिरर बनाने के लिए हमने पॉलिश किया था, इस बार हमें पॉलिश करने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। किस लिए, एज ए लेंस। लेंस का मतलब क्या हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। और क्या है लेंस का मतलब, लाइट को वो बेंड करेगा, लाइट को या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। अगर वो कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्जिंग लेंस, और अगर डाइवर्ज करेगा डाइवर्जिंग लेंस। अभी इसी लेंस को हम बहुत तरह से बनाएंगे, जैसे ये दोनों साइड अगर कन्वेक्स है तो इसको क्या बोलते हैं, बायो कन्वेक्स लेंस। जबकि 12th में एक साइड प्लेन होगा तो उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, या एक साइड कॉन्वेक्स होगा एक साइड कॉन्केव होगा तो उसको हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस कहेंगे। तो 12th में इसी को डिटेलिंग करना है, पर फिलहाल रे डायग्राम में तो कोई अंतर नहीं होगा। तो रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। कितने केस बनेंगे, जैसे मिरर में 8 केस बने थे, वैसे यहां भी 8 केसेस ही बनेंगे। लेकिन यहां अंतर क्या होगा, या आप ऐसे समझ लो, जो काम कनकेव मिरर में हुआ था वो काम यहां पे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस में होगा। मतलब जो काम कन्वेक्स मिरर में हुआ था ये यहां पे किस में होगा, कनकेव लेंस में। कनकेव उल्टा याद रख लो। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या है कि कन्वेक्स जो लेंस है वो रियल इमेज फॉर्म करेगा 5 केसेस में, और केवल एक में क्या करेगा, वर्चुअल। इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रूल्स क्या है, 3 रूल है इसमें, 4 रूल्स नहीं है, 3 रूल है। पहला रूल वही पुराना वाला जो पैरेलल से जाएगा, लेकिन फोकस इस बार दूसरे साइड है। यहां 2 फोकस होगा, है ना, एक F1, ये जो सरफेस है इसको हम 1 नाम देंगे, और दूसरे साइड जो सरफेस है उसको हम 2 नाम देंगे। तो ये फोकल लेंथ किसका हो गया, फर्स्ट सरफेस का, मतलब लेफ्ट साइड का। और ये फोकल लेंथ किसका हो गया, एक चीज और साइन कन्वेंशन में अभी क्लियर कर दूं, ये ऐसे टर्न हो रहा है, ठीक है, तो इसका उधर उस साइड फोकल लेंथ जाएगा, और ये ऐसे टर्न हो रहा है तो इधर जाएगा। तो खैर एक तो हो गया पैरेलल से जो जाएगा वो फोकस से पास होगा, और दूसरा उल्टा, फोकस से अगर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, ये 2 रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और रूल है, अच्छा ये डाइवर्जेंट का, पैरेलल्स के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा तो वर्चुअली कहां पे मीट करेगा, और सेम साइड। अच्छा, तो इस बार वर्चुअल इमेज में देखो, वहां मिरर में वर्चुअल इमेज उस ओर बन रहा था, और यही कंफ्यूजन होता है
अक्सर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मिरर और लेंस बिल्कुल पलट गया, पलटी मार लिया, कल्टी मार लिया। मतलब ये कहने का हुआ, सोचो रियल इमेज किधर बनता था, जिधर ऑब्जेक्ट होता था। किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की, है ना? ठीक है। वर्चुअल इमेज किधर होता था? ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर होता था। बस ये दिमाग रखो कि मिरर में वर्चुअल इमेज जो है वो उधर रहता है और रियल सेम साइड रहता है, लेकिन लेंस में रियल ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर होता है और वर्चुअल, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? वर्चुअल निगेटिव होगा, वर्चुअल का वी निगेटिव होगा। मिरर में वर्चुअल का वी। सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पता है ये ही चीज आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम में बहुत काम देगा। क्योंकि आप सोचेगा वर्चुअल पॉजिटिव अगर रट लिए तो गए काम से। मिरर में वर्चुअल जो होता है वो वी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सौर बनता है। लेकिन यहां लेंस में चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सेम साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा। और ऑब्जेक्ट के साइड मतलब ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट रखते हैं, और चूंकि इमेज भी लेफ्ट बन रहा है तो हम कहेंगे कि वर्चुअल यहां नेगेटिव होगा। अब यहां जब प्रॉब्लम्स आएगा ना तो देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन फिलहाल एक तीसरा जो एक दूसरा जो है रूल है, जो फोकस से जाएगा, जो फोकस से जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तीसरा रूल जो है उसमें अंतर है। जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां पे ये जो मिड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, है ना? और तीसरा रूल यही कहता है कि लाइट को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें तो कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगा, ये स्ट्रेट निकल जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल और पैरेलल फोकस और ये इन दो का इस्तेमाल करके हम सारे रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, चाहे वो पॉइंट साइज के लिए हो या हाइट के लिए हो। और सारा डेरिवेशन बोर्ड में दो डेरिवेशन आएगा, कंफर्म है, एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में, कैसे भी करके, या न्यूमेरिकल पूछ दे आएगा। तो उसके लिए हमें रे डायग्राम समझ में यहां आना जरूरी है। तो चलिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले किसके लिए काम करेंगे? कन्वेक्स लेंस के लिए। याद रखिएगा जो काम कनकेव मिरर में हुआ था वही काम कन्वेक्स लेंस में होगा, और थोड़ा अंतर भी होगा। अंतर क्या होगा? रियल जो है उस ओर बनेगा, मिरर में सेम साइड बनता था। तो एक काम करते हैं, आप लोग ड्रॉ कीजिए। 5 जो रे डायग्राम है, 5 नहीं 6 बनते थे ना, 6 बनाइए। पहले इन्फिनिटी पे रखिए, अभी मैं स्लाइड को रोक रहा हूं, यहीं पे रहेगा। ये तो मैंने बता दिया, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। तो एक तरह से इमेज कहां पे बना? फोकस पे हुआ। एक एक डायग्राम हेल्प कर देते हैं, ठीक है, एक आगे बढ़ा देते हैं। मतलब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लो। अब क्या होगा? ये तो ड्रॉ करना ही करना था। पोजीशन क्लियर हो गया, माथे से फोकस पैरेलल ले गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले गए। और ये पता है ना कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? कहां पे? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो इन्फिनिटी का उल्टा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का से, यानी कि इधर जो है 2F, 2F2, 2F2 और F2 के बीच में बनेगा। क्या इतना ब्रेन चल रहा है? एक पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से दूसरी ओर, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। कैसा इमेज बना? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर जाएगा तभी तो मैं वो सेम साइज होगा और उसके बाद मैग्निफाइड होगा। अच्छा, अंतर भी समझ में आ रहा है? मिरर में सेम साइड बना था रियल इमेज, दूसरी ओर बन रहा है। यही चीज क्लियर करना है, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा ना फिर 12th में दिक्कत हो जाएगी। और यही चीज 10th में शायद नहीं समझ में आया था, इसलिए सब्जेक्ट बोरिंग लगा था, टीचर महा बोरिंग। मैंने आपको आइडिया दिया था कि इमेज की पोजीशन पहले ही डिटरमाइन कर लो, हमें पता है कहां पे ये करेगा। आप इस, जैसे ये डायग्राम है, इसको कैसे सोच पा रहे हो? पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, फिर ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ब्रेन क्या सोचेगा डायग्राम ड्रॉ करने से पहले? इमेज की पोजीशन, यानी कि हमें कहीं ना कहीं यहीं पे इंटरसेक्ट करवाना है। ये क्लियर था। अब सोचो, जब आपको लगेगा कि ठीक है लेंस भी बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन है, तो इमेज की पोजीशन भी डिटरमाइन हो चुकी है।
तो अब क्या करना है, रे डायग्राम, कितने रूल्स हैं, तो 3, लेकिन लगाएंगे कितने, कौन कौन सा, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देना तो पैरेलल फोकस, और दूसरा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे इमेज बनेगा, और इमेज कहां पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आई होप कि ये अब की बार समझ में आ जाना चाहिए। कहां पे रखोगे, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ, पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन है, इमेज का पोजीशन भी डिटरमाइन है, पैरेलल फोकस और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। इतना आसान तो कर दिया मैंने, पैरेलल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, और कहां कट करवाना है ये डिसाइडेड है, 2f1 पे है तो 2f2 पे होगा। अच्छा, सेम साइज हो गया, सेम साइज हुआ कि नहीं, रियल हुआ कि नहीं, इन्वर्टेड हुआ कि नहीं, हो गया सारा कहानी, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये तो सोचते हैं कि न्यूमेरिकल क्यों नहीं होता, उसकी वजह यही है। अब मैंने बता दिया, सिंपल लग गया, आपको लग रहा होगा मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन समझने का तरीका यह है कि अगला डायग्राम का अगला भी डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो गया, बस उसको चित्र बनाना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तस्वीर आपके दिमाग में बन जाता है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। नहीं, नहीं बन जाता है, और मेमोरी भी कितना स्ट्रांग है, बस 1 सेकेंड के लिए कहीं नजर आया, आई, और वो बन गया। और उसका मेगापिक्सल 5 से 10 MB का होता है, ये तो बेचारा केबी में है, किलोबाइट। हम तो मेगाबाइट को भी याद रखते हैं, हम तो बचपन से याद रखें, बचपन का प्यार, वो तो गीगाबाइट में होगा। ये अलग बात है कि टेराबाइट आ चुकी है हमारे लाइफ में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। टेराबाइट समझ रहे हो ना, हाँ वही वही। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम, तो दिमाग मतलब ऐसा तो सोच रहे हैं, कन्वेक्स लेंस बना लो, प्रिंसिपल एक्सेस ले लो, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज उधर बनेगा, सेंटर का सेंटर, फोकस का इन्फिनिटी, बिवाइंड उधर दूसरी ओर, 2f2 से उधर। अब सोचो, अभी तक डायग्राम नहीं ड्रॉ हुआ है, फिर से सुनो, प्रिंसिपल एक्सेस, एक लाइट सर से ले गए, सर से ले गए, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, और कहां इंटरसेक्ट करवाना है, उस ओर, कहां पे, 2f2 के बाहर, हो तो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैग्नीफाइड भी हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ गया तो इमेज का साइज थोड़ा बढ़ेगा, तो पहली बार आपको क्या मिला, मैग्नीफाइड इमेज, पहली बार क्या मिला, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज बड़ा मिला। देख लो, ध्यान से देखना, कहां रखे हैं, किस पोजीशन पे रखा गया है, बिल्कुल सही बात, तो वो उधर बनेगा, है ना, 2f1 और f1 के बीच में रखा गया, तो 2f ये किधर बन गया, 2f2 से भी दूसरी ओर बन गया। अच्छा, आप रे डायग्राम में देखो कोई अंतर कर रहे हैं क्या, पैरेलल फोकस और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। अब इतनी चीज अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर दिक्कत है भाई, क्योंकि अब जो 12th में एक डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है, जैसे मान लो आपको आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उसमें कन्वेक्स लेंस ही तो होता है, ठीक है, एक नहीं दो होता है, तो यही डायग्राम 2 बार ड्रॉ करना होगा, मिला के कंबाइन। तो एक जब इंडिविजुअल ही नहीं समझ में आएगा, तो डबल तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो इमेज है इसका फर्दर मैग्निफिकेशन होगा, यही होता है ना कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब सिंगल नहीं डबल लेंस होगा, सिंगल लेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं ना, तब वही था छठा केस, छठा केस मतलब पोल और फोकस के बीच में, तब इमेज किधर बनेगा, अभी तक कितना बन रहा है, रियल। एक और केस रह गया क्या, हाँ f1, f1 वाला देखो, f1 वाला में इन्फिनिटी पे जाएगा ना, मतलब दोनों पैरेलल हो जाना चाहिए, तो दिमाग सोच पा रहा है पैरेलल फोकस और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, देखो
देख लो, पैरेलल फोकस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर ऑलमोस्ट पैरेलल है, इन्फिनिटी पे बन गया। इतना सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्वेल्थ हिलेगा ही नहीं। फिर रट्टा मार के ट्वेल्थ पास तो कर जाओगे, लेकिन फिर कॉम्पिटिशन्स में कुछ नहीं मिलेगा। हुआ ना? पैरेलल में रे ऑफ लाइट कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन कभी बिछड़ते भी नहीं हैं। कभी मिलेंगे भी नहीं, तो कभी बिछड़ेंगे भी नहीं। नहीं, एक घर बनाएंगे तेरे घर के सामने, पैरेलल रखेंगे, और कहीं इन्फिनिटी पे जाके एक समय दोनों मिलेंगे नहीं। ऐसा लगेगा, इट सीम्स टू बी, कि हम मिल रहे हैं। बाकी सब जल रहे हैं, लेकिन हम मिल रहे हैं। बाकी सब जल रहे हैं, लेकिन हम मिल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही बोलेंगे, भाभी जी घर पे हैं क्या? बाहर से भाभी जी घर पे हैं क्या, अंदर तो चल ही रहा है। कौन? विभूति नारायण मिश्रा। और कौन था? तिवारी साहब। दूसरी चीज हमेशा अच्छी लगती है, अपनी चीज। हाँ, तो ये था लास्ट, जब पोल और फोकस के बीच में रखा। अब जब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल गया फोकस से, पैरेलल और फोकस तो जाएगा ही, और ऑप्टिकल सेंटर भी जाएगा। लेकिन अब पैरेलल के बाद क्या होगा? पैरेलल हो रहा है तो धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है ना, तो अब डाइवर्ज हो गया। और डाइवर्जेंट रे कभी मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको बैक साइड ले जाके मिलाएंगे, और जब ये बैक साइड मिलेगा तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। हम लोग जो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल मैग्नीफायर की तरह करते हैं, तो आप याद रखो, जब आप लेंस को काफी नजदीक ले जाते हो तभी मैग्नीफाई होता है। नजदीक ले जाने का मतलब क्या हुआ? कि पोल और फोकस के बीच में, नजदीक ले जाने का मतलब पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कैसा बनता है? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। सेम साइड या दूसरे साइड? सेम साइड। मैग्नीफाई या डिमिनिश्ड? मैग्नीफाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। एक डायग्राम हो गया। हो सकता है बोर्ड में डायरेक्ट पूछ दे, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, कुछ डेरिवेशन आएगा, लेकिन एक पार्ट तो हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर आ रही है, तो दो डायग्राम बच गया। 6 हो गए, 6 हो गए। 5 रियल, एक वर्चुअल। बट ये किसके लिए? कन्वेक्स। अब बचा कौन? कनकेव। कनकेव में दो ही केस में होगा, एक इंफिनिटी पे और एक कहीं भी रख दो। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया कि जो काम कनकेव मिरर में हुआ, ये कन्वेक्स लेंस में हुआ। मतलब अब जो काम हम कनकेव लेंस में करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कन्वेक्स मिरर में हुआ था। तो क्या रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे? कर लेंगे ना? हाँ, तो करो ना, तो बैठे क्या कर रहे हो? करो। कनकेव लेंस के लिए जल्दी से जल्दी से। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहां से शुरू करो। लाइट में नहीं मास्टर बना दे। और लाइट केवल लाइट थोड़ी है, पूरी फिजिक्स में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेव, सब कुछ आने वाला है। एक चैप्टर अगर आपने अच्छा कर लिया, तो यकीन मानो आपका फिजिक्स का कोई भी चैप्टर खराब नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एक तरीका भी मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उससे पहले हाउ टू थिंक, हाउ टू क्रिएट द लॉजिकल रिलेशंस। और ये लाइट सिर्फ लाइट नहीं है, अगर ये समझ गए ना, तो अपनी लाइफ को भी समझ जाओगे। कैसे इंटरफेरेंस करें, कैसे डायफ्रेक्ट करें, कैसे पोलराइजेशन करें, और कुछ ना हो तो पैरेलल लाइट तो चलेगा ही चलेगा। रियल इमेज अपना बनेगा ही बनेगा। आज न बने, कल न बने, परसों बने, कभी ना कभी तो बनेगा ही बनेगा। कितना कुछ सिखाता है लाइट। लाइट विल मेक द फ्यूचर ब्राइट, सो डोंट बी फाइट। हाँ, हाँ, मैं ही हूं। ब्रेक ही तो हो रहा है, बीच बीच में ये रुक जा रहा है बोर्ड। अच्छा, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। सोच रहे हैं कि आई जब शुरू होगा ना, आई आई के बारे में क्वेश्चंस है। शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। हाँ, तो रोक देंगे। ये लेंस वाला खत्म कर देना, बस कनकेव पे आ जाओ, कनकेव पे आ जाओ, खत्म ही करते हैं। कनकेव ड्रॉ करो और फिर ब्रेक लेते हैं। दो डायग्राम, एक बार इन्फिनिटी पे रखो, पैरेलल, डाइवर। हाँ, करो करो।
कनकेव के लिए दो दो डायग्राम, जो जो ड्रॉ करता जाएगा उनका लंच टाइम होता जाएगा, और जो नहीं करेगा वहीं बैठ के करते रहेंगे। अच्छा, ये पॉइंट साइज वाला भी समझ में आ रहा है ना? ऑब्लिक टकरा है और इमेज का पोजीशन हमें पहले पता है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। और मैं एक राज की बात बताऊं, जितना डेरिवेशन, जो भी डेरिवेशन होता है यहीं पे होता है। और पता नहीं पॉइंट साइज के लिए लोग क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि हमें तो पता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर पता है तो इमेज की पोजीशन पता है। मान लो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, इन्फिनिटी और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और लाइट जाएगा ऑब्लिक, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से टकराएगा, कहां कट करेगा? जहां पे इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये ऐसे ही ड्रॉ कर दिए हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हाँ चलेगा, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई मतलब नहीं है। ये डॉटेड लाइन है, ये सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए है, और डेरिवेशन में कुछ मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने में ये हेल्प करता है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम ये ग्रीन वाला डॉटेड लाइन हटा भी दें तो ये गया लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कट किया, हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस भी तो एक आपने आप में रे ही है, और दो रे मिल गया, इमेज फॉर्म हो गया। तो ये कहानी थी। क्या? हाँ करो। किसकी बात करें, लेंस कनकेव या कन्वेक्स की? हाँ, ये तो देखो, ये कुल मिला के तो 6 ही केस है ना भाई, तो 6 के 6 हो गया। अब आप अलग अलग, मैं अब क्या कर रहा हूं कि पॉइंट साइज हो तो क्या करें। तो पॉइंट साइज मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज कहां पे बनेगा? उस साइड, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो पॉइंट कर लो और लाइट को ले जाओ, ऑब्लिक टकराओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कट करेगा, जहां कट करेगा इमेज फॉर्म हो जाएगा। हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहीं से हमें इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कुछ मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप होता है। लेकिन आपका टारगेट बस है कनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम, जल्दी से ड्रॉ कीजिए, एक ब्रेक लेंगे और फिर शुरू करेंगे, और आज खत्म कर देंगे। नहीं, इस बार चेंज हो जाएगा, इस बार आई की बात होगी, है ना, सुंदर सुंदर आंखें, उसमें इमोशन कॉन्सेंट आएगा, उसमें आयरिस आएगा, कॉर्निया आएगा, पिपल आएगा। प्रिया प्रकाश आएंगी। मुझे वो आई टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूं तो उसकी याद जरूर आती है। अब मैंने इस स्लाइड में उसके फिगर को रखा है, इतना इंपॉर्टेंस दिया है, तो सो वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कॉन्केव जिनका हो जाए दिखा सकते हैं, बनाइए कॉन्केव लेंस बनाइए, ऐसे करके ऐसे कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, कनकेव कनकेव। ये तो यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस हमें पता है, हमारी आई भी खुद कॉन्वेक्स लेंस है ना? तो एक तो है कि हम देख पाते हैं क्योंकि कन्वेक्स लेंस, दूसरा मैग्नीफाइंग पावर, दूसरा आप जो कैमरा आप रिकॉर्ड हो रहा है वो भी कन्वेक्स लेंस है, और उसके अलावा जो टेलीस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप, कैमरा लेंस, प्रोजेक्टर, तो बिना लेंस के कहानी लाइफ जो है हमारी बिल्कुल जो है अधूरी है। और आपके मोबाइल के अंदर जो कैमरा है, मोबाइल जो है उसके अंदर जो लेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस के लिए दो डायग्राम है, देख लीजिए, अगर आप लोग ड्रॉ कर चुके हैं तो फिर इस ब्रेक लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे, एच हाइट का ऑब्जेक्ट ले लिया, पैरेलल गया, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लैक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो सेम साइड वर्चुअली कट करेगा, मतलब वर्चुअल इमेज किधर फॉर्म हुआ, जिस साइड ऑब्जेक्ट है। क्या ये सोच पा रहे थे? ये डायग्राम पैरेलल, दूसरा दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करवा दे किसी भी पोजीशन पे, ये तो इन्फिनिटी पे रखा था, किसी भी पोजीशन के लिए क्या सोचोगे? पैरेलल, ये तो होगा ही, रिफ्रैक्ट हुआ, डाइवर्ज हुआ, वर्चुअली मीट करेगा फोकस पे, ये तो होगा ही होगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, अब जब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीच में इंटरसेक्ट करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा इमेज बनेगा। अच्छा, ये इमेज किसके बीच में बन रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही। सबसे हाईली डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा?
जब इमेज फोकस पे फॉर्म होगा। और ये कब होगा? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा। ये तो क्लियर है, इन्फिनिटी पे होगा तभी फोकस पे फॉर्म होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अगर हम किसी भी पोजीशन पे रखें तो फोकस से शिफ्ट होगा किधर की ओर? टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर। इमेज का साइज बढ़ेगा या घटेगा? स्लाइटली बढ़ेगा। लेकिन ओरिजिनल साइज देखें ऑब्जेक्ट से तो अभी भी बहुत छोटा रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। कहां पे? फोकस पे। लेकिन अगर हम किसी भी पोजीशन पे रख दें तो इमेज जो है स्लाइटली शिफ्ट होगा किधर? टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर। तो साइज स्लाइटली बढ़ेगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा लेकिन डिमिनिश्ड ही रहेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज जो होगा डिमिनिश्ड होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, और चूंकि वर्चुअल होगा तो हमेशा अपराइट भी होगा। तो एक तरह से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कनकेव मिरर में हुआ था वो यहां कन्वेक्स लेंस में होगा, और जो वहां कन्वेक्स मिरर में हुआ था यहां पे कनकेव। ठीक है, तो ये था आपका लेंस और मिरर। अगले एक क्लास और मिलते हैं और तब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए जो दो ब्यूटीफुल सी चीज हमारे पास है, दो आंखें, उसकी बात करेंगे। देखते हैं। तो रे डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब जो है साइन कन्वेंशन जो है, इसका कोई अलग रूल्स नहीं है। जो हमने मिरर के लिए इस्तेमाल किया था सेम डिट्टो जो है वो हम लेंस के लिए भी यूज करेंगे। बस अंतर ये होगा, डिफरेंस ये होगा कि हमने देखा अभी रे डायग्राम में कि रियल इमेज जो है अब जो है किधर बन रहा है? दूसरी साइड। और वर्चुअल इमेज जो है वो किस साइड बन रहा है? ऑब्जेक्ट की साइड बन रहा है। तो केवल क्या होगा? वी का साइन में फर्क आएगा। मतलब मेरे कहने का यह है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है वो तो हमेशा की तरह अभी भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड रखेंगे। और फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस का होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और कनकेव का क्या होगा? हमेशा निगेटिव। चाहे लेंस हो या मिरर हो, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं और कनकेव के लिए निगेटिव। तो तीन का ही खेल है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो दो का काम तो हो गया, यू का और एफ का। रह कौन गया? इमेज। तो इमेज का भी साइन हमें पता चल गया, क्योंकि हमें पता है कि लेंस चाहे वो कनकेव हो कन्वेक्स हो, दोनों मिला के कुल कितने केसेस बने थे? 8, जिनमें से 5 रियल बना था। और रियल किधर बना था? दूसरी ओर। यानी कि वो रियल जो होगा पॉजिटिव होगा। सोच के देखो। और 3 जो है वर्चुअल मिला था। कब कब? एक तो कन्वेक्स लेंस में। कब? जब फोकल लेंथ और पोल के पोल को यहां ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो वर्चुअल इमेज बना था। और वर्चुअल किधर बनता है? जिधर ऑब्जेक्ट हो। यानी कि वर्चुअल यहां पे पॉजिटिव ना होके क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक तरह से मैग्निफिकेशन सोचो क्या होगा। मिरर में -v/u हुआ था, तो लेंस में क्या होगा? +v/u होगा। सोचिए जरा क्यों? क्योंकि रियल इमेज उस साइड बन रहा है ना? तो निगेटिव एक पॉजिटिव हो गया और यू निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अच्छा, रियल क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, तो निगेटिव होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि हम क्यों मिरर के लिए m-v/u लिए थे और क्यों यहां पे हम क्या लेंगे? +v/u लेंगे। और छोटी छोटी बातें वो क्लियर है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो होगा निगेटिव लेंगे। लेकिन हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगा। मतलब रियल इमेज हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, है ना? और चूंकि इन्वर्टेड होगा इसलिए निगेटिव होगा। और वर्चुअल इमेज जो है वो किधर फॉर्म होता है? वर्चुअल इमेज जो है किधर फॉर्म होता है? हाँ, वो तो है प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, ऊपर या नीचे? ऊपर। यानी कि अपराइट होता है, अपराइट होता है। और अपराइट के लिए एम क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको साइन कन्वेंशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है, क्योंकि 3 का ही खेल है, यू का, वी का और एफ का, और तीनों का साइन हमें पता है। ठीक है, तो यहां से हम काम करना सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे। देखो, नहीं से याद आया, एक मेरे सर ये जोक या चुटकुला जो कालो सुनाते थे। एक लड़का जो है, लड़का नहीं मतलब कमाने लग गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो पहली बार जो अच्छी सैलरी मिली तो उसने एक डायमंड की अंगूठी खरीदी, बड़ी कीमती सी। तो अब सोचा कि अंगूठी तो खरीद लिया लेकिन इसकी कीमत तो तब है जब दूसरे लोग जले।
और जलेंगे तब जब देखेंगे। तो उसने एक भोज का आयोजन किया। भोज मतलब पार्टी, है ना। और पार्टी में सबको बिठाया और उसके बाद कहा कि जिसको मतलब खा रहे हैं, हाँ और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, अरे अरे इधर इधर इधर, इनको 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 क्या कहते हैं, वो पनीर वाली सब्जी दो, इनको पूरी दो, इनको ये दो, इनको ये दो। समझ रहे हो ना। तो बच्चा खा रहे थे सब। अब नहीं खाना, अरे नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए ना थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा थोड़ा सा प्लीज ले लीजिए। एक लड़का था उसको बड़ा गुस्सा आ गया, तो उसने नहीं से याद आया। तो वो भी अमीर घर का, है ना, लड़का था। तो वो यहाँ पे बड़ा सा, उस समय पुराने लोग पहनते थे ना बाजू, तो ऐसे हटाया, इसमें बड़ा सा बाजू बन लिया था। उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो, तो नहीं नहीं से याद आया। खैर तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले में अंतर ये है कि वहां प्लस होता था तो यहाँ माइनस होगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस होगा। मतलब मिरर फॉर्मूला याद करो तो प्लस था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन में याद करो, वहां माइनस आया था। याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूला तो याद रहेगा, प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और मैग्निफिकेशन माइनस वहां था तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा सोच के बताओ, इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? v/u प्लस क्या होना सही बात है? वर्चुअल के केस में समझाओ, वर्चुअल के केस में समझाओ। वर्चुअल में ऑब्जेक्ट और इमेज किस ओर होता है, सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। तो v भी माइनस होगा तो u भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट के प्लस, सही बात है कि नहीं? अच्छा रियल के लिए समझाओ, कोई भी एक रियल कंडीशन ले लो, कोई भी। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, तो दूसरी ओर बनेगा। अच्छा तो एक प्लस होगा तो दूसरा, तो यहां माइनस आ गया। क्या सही है माइनस आना? सोच के बताओ। हाँ सही है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है, तो माइनस आना चाहिए। मतलब आप सोच पा रहे हो ना कि ये फॉर्मूला क्यों सही है। अच्छा h1/h ये सही है क्या? हाँ ये भी सही है। सोचो, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट किधर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज किधर बन रहा है, नीचे। तो प्लस माइनस माइनस हो गया कि नहीं? तो माइनस का मतलब यहां पे छोटा होना नहीं होता, ये भी समझ में आ गया। और माइनस का मतलब ये भी समझ में आ गया, इन्वर्टेड होता है। माइनस m है, इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है। तो अब यहां पे ज्यादा डिटेलिंग नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर ये बोर्ड साथ दे तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटी सी चीज है लेकिन समझ लो। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, पावर। अच्छा सोच के बताओ, लेंस का काम क्या है, लेंस का पर्पस क्या है? लाइट को बेंड करना, या तो डाइवर्ज करेगा या तो कन्वर्ज करेगा। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी बेंड करने की, उसका पावर ज्यादा होगा। सोचना, फॉर्मूले पे मत जाओ ना, थोड़ा सा फील करो। जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका उतना ज्यादा पावर, और जितना कम डाइवर्ज करेगा या कम कन्वर्ज करेगा उतना कम पावर। फिर एक बार सोचो, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका फोकल लेंथ कम होगा या ज्यादा? एक वहां जाके कन्वर्ज किया और एक यहां पे, तो जितना जो कम कन्वर्ज किया, जितना कम कन्वर्ज किया उसका फोकल लेंथ ज्यादा, हाँ या ना? और जितना ज्यादा कन्वर्ज किया, फिर से एक बार सुनो, जितना ज्यादा कन्वर्ज किया पावर ज्यादा, जितना ज्यादा कन्वर्ज किया फोकल लेंथ कम। नहीं सोच पा रहा दिमाग? अगर लाइट है, लेंस मान लो है, ये लेंस है, लाइट गया, पैरेलल गया, इंफिनिटी से गया, और ये कन्वर्ज किया। एक पहले ही कन्वर्ज कर लिया, एक दूर जाके कन्वर्ज किया। तो जो पहले कन्वर्ज किया, किसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हुई? जो पहले कन्वर्ज किया। तो किसका पावर ज्यादा हुआ? जिसने जितना ज्यादा कन्वर्ज किया, जितना ज्यादा बेंड किया। अच्छा एक बात और, तो बताओ फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा? जो कम कन्वर्ज करेगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, और जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब है पावर और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। पावर बढ़ेगा, बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो फोकल लेंथ घटेगा, और पावर घटेगा, बेंडिंग कैपेसिटी घटेगा। तो आप समझ रहे हैं इस फॉर्मूले को? और इसका ऐसा यूनिट क्या है, डायप्टर।
और ये मीटर में होता है, लेकिन जनरली जो सवाल होगा वो आपको सेंटीमीटर में देता है, तो क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर सेंटीमीटर में है तो 1/f ना कह के आप क्या कर देंगे 100/f। नहीं समझ में आया? जैसे 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कहेगा 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ही दे दिया, चलो दे ही दिया, 20 सेंटीमीटर का जो है फोकल लेंथ है, तो उसका पावर क्या होगा? तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर है, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या डायरेक्ट जो है 100/f कर दो। तो 100/20 5 डी, डी को डायप्टर कहते हैं, 5 डायप्टर जो क्या हो गया, पावर हो गया। तो पावर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा मैं ये बताओ, एक लेंस को पानी में डिप कर दिया, पावर घटेगा या बढ़ेगा? लेंस ग्लास का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, 4/3, और ग्लास का 3/2, 1.5। पानी के अंदर अगर लेंस को ले जाए तो क्या होगा, उसका पावर घटेगा या बढ़ेगा? वाटर का कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का ज्यादा है। ग्लास का 1.5 है, वाटर का 1.33 है। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है लेंस का? डायप्टर होता है ना। चलो तो इसका मतलब है डी राइट ऑप्शन होगा। काश ऐसे ही सवाल आए, मजा आएगा। अच्छा ये बताओ, द मेजर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ये भी पता है, क्या कहलाएगा? पावर। जितना कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया, जो बेंडिंग कैपेसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, पावर। सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन वही है हमारे पास, पानी के अंदर डिप कर दिया, क्या होगा? नहीं, हम छोड़ नहीं सकते, ये होमवर्क रहेगा। आप सोच क्या रहा, मैं हिंट दे दूं, आंसर बता देता हूं। जो फोकल जो पावर है वो घट जाएगा। सोचना क्यों, ये अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये 12th का क्वेश्चन होगा एक्चुअल में ये। अब हम लोग कहां जंप कर रहे हैं, 12th में, है ना। वहां हम देखेंगे कि एक कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। इज इट पॉसिबल कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें कि कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट को वो कन्वर्ज करता है। इज इट पॉसिबल कि कन्वेक्स लेंस कभी डाइवर्ज भी कर दे? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब मुझे लगता है कि उस लेवल तक जाने से पहले पहले इसको बाइंड अप करें। एक्सप्रेशन फॉर द लेंस इक्वेशन, ये तो पता है 1/v - 1/u = 1/f होगा। तो ये सारे सवाल तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो 10th लेवल पे इस तरह का सवाल आया था, लेकिन अब जो है 12th में आप बड़े हो चुके हैं, तो ऐसा सवाल आई होप कि आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, है ना। इक्वेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑप्शन देखने से पहले ही जवाब मिल गया, प्लस या माइनस वाला? देख लो, माइनस वाला बोल रहा है। अभी इतनी देर इतनी शिद्दत से बताया कि मिरर में माइनस होगा और लेंस में लेंस के हाँ ये है, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्लेम कर सकते हो, ये देख लो जिसका इंतजार था। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आंखें खूबसूरत होती हैं और ये और खूबसूरत हो जाती हैं। आई को क्यों लिया गया 10th में, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लाइट का जो सबसे मेजर सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना वो ये है कि हम देख पा रहे हैं, और ये तभी हो पा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो आंखें हैं। लाइट जो है एंटर करती है, और आंख जो है किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और एंटर करके कहीं ना कहीं रेटिना पे इमेज बनता है और हम देख पाते हैं। किसी कारण से कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर रेटिना के ठीक आगे या ठीक पीछे इमेज अगर बने, तो हम हमारी आंखें या हमारा कहो सेंस ऑर्गन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और तब हम क्या करते हैं, आंखों का इलाज सही करने के लिए हम क्या लगाते हैं,
लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं कि कनकेव का करते हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है, ये मायोपिया क्या है, हाइपर मायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, और ये सब कुछ जो है ये टॉपिक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, वो आता है रे डायग्राम पे, कि अगर शॉर्ट साइटनेस है तो उसका रे डायग्राम बनाइए, करेक्टनेस के लिए रे डायग्राम बनाइए। और मुझे लगता है कि 10th में ये सब करना था आप लोगों को, याद है क्या? डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं मायोपिया के लिए। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस का मतलब रेटिना के पहले ही इमेज बन जाए। लॉन्ग साइटनेस का मतलब, अच्छा लॉन्ग साइटनेस में दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, नजदीकी? लॉन्ग साइटनेस में उल्टा, नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि रेटिना से पीछे इमेज बनता है। और शॉर्ट साइटनेस में रेटिना से आगे, इसलिए शॉर्ट साइटनेस नाम दिया। लेकिन शॉर्ट साइटनेस में शॉर्ट नहीं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, क्योंकि दूर की चीजें रेटिना से पहले ही इमेज बना देती है। भूल गए सब? तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में बायो के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे। इसमें हर एक ये लिक्विड वगैरह, एक्वस स्विमर वगैरह क्या है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको दिया है कि आंखें केवल खूबसूरत ही नहीं होती, अपनी इमोशन को दिखाने का भी एक जरिया होता है, एक इमोशन कॉन्सेंट भी होता है। और मुझे लगता है कि ये हक सबको है, केवल लड़कियों को नहीं है, लड़कों को भी है ना? ये गलत कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, होता है भाई साहब, बहुत होता है। उससे पूछो जिसको दर्द मिला है, किससे मिली है ये मत पूछना। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में ये दे दिया है, लेकिन फिजिक्स में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस हमारे पास लेंस है ना? और ये जो ऊपर वाला परत है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और जो गोल जैसा ब्लैक जैसा दिखता है वो क्या हो गया? आइरिस। और उसके अंदर एक जो छोटा सा होल है जिससे कि लाइट एंटर करती है, वही पिपल है। तो ये तीन चीजों पे हमें फोकस करना है। पहला, जो ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है कॉर्निया, उसके अंदर अंदर जो है ये जो गोल जैसा ये भाग है ब्लैक ब्लैक जैसा, वो आइरिस है। ये गलत दे दिया, सिलेरी मसल्स, ये सिलेरी मसल्स है, उसका काम है लेंस को कांटेक्ट करना, मतलब खींचना, है ना? या तो वो थिक करेगा या तो थिन करेगा, यानी कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? सिलेरी मसल्स। यहां आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि हमारी आंखें जो है अपने फोकल लेंथ को क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब फोकल लेंथ कम या ज्यादा कर सकती है। तो यहाँ पे ये आपका कर्निया हो गया, उसके अंदर जो है ये गोल जैसा जो देख रहे हैं वो आइरिस हो गया, और उसके अंदर भी जो छोटा सा और भी एक ब्लैक स्पॉट दिखता है जिसके अंदर से लाइट अंदर जाती है, बहुत ही पिन होल की तरह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पिपल्स बोलते हैं। तो बायो वाले स्टूडेंट जो है ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फिजिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉब्लम जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसकी करेक्टनेस। तो यहां अगर आप देखो तो रे ऑफ लाइट अगर रेटिना पे फोकस हो गया तो ये क्लियर इमेज बनेगा, यानी कि आई जो है पहले से सही है भाई। लेकिन अगर इमेज पहले ही फोकस हो गया रेटिना से, तो ये मायोपिया का कंडीशन हो गया, शॉर्ट साइटनेस इसको बोलते हैं। और अगर आगे अगर चला गया, मतलब रेटिना के आगे चला गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइटनेस या हाइपर मायोपिया। और एक प्रॉब्लम होता है ना, हम दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है एज बढ़ने के बाद, है ना? चूंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि सिलेरली मसल जो है वहां मसल्स जम जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो दूर की चीजें भी दिखाई नहीं देती है और नजदीक की भी चीजें नहीं दिखाई देती है। तो आप देखते होंगे जनरली जो ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके अगर आप चश्मे को देखो तो वहां पे हाफ पोर्शन जो है कन्वेक्स होता है, हाफ पोर्शन कनकेव होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट साइटनेस भी होता है और लॉन्ग साइटनेस भी होता है। तो यहाँ पे कंडीशन हाइपरमोपिया का आप देख रहे होगे, क्या देख रहे हो? रेटिना से बाहर चला गया। और शॉर्ट्स करेक्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं? हाइपरमेपिया को करेक्ट करने के लिए क्या कहेंगे? अब सोचो, अगर ये रे ऑफ लाइट जो है एक तरह से कहां चला गया? हाइपरमेपिया में क्या हो गया? हाइपरमेपिया मतलब क्या होगा? शॉर्ट साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस? लॉन्ग साइटनेस। तो बाहर बना, तो रे ऑफ लाइट अगर रेटिना से बाहर जा रहा है तो उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज करना है। तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करोगे? कन्वर्जिंग, मतलब कन्वेक्स का।
तो अगर हम कन्वेक्स लेंस लगा दें तो लाइट को क्या करेगा, वो फोकल लेंथ शॉर्ट करेगा और करेक्ट इमेज जो है हमें कहां पे फॉर्म होगा, रेटिना पे। ये बंदा अभी तक गया नहीं है, बैग लेकर 3 बार निकल गया है। अच्छा ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कोई बोले रुक जाओ और ये रुक जाए। अच्छा ठीक है, तो मायोपिया में क्या हुआ, पैरेलल लाइट गया और वो रेटिना से पहले ही इमेज बन गया। और मायोपिक करेक्टेड, अगर करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। आप ऐसे सोचो ना, ब्रेन ऐसा करो कि अगर मान लो रे ऑफ लाइट दूसरी ओर चला गया, रेटिना से बाहर चला गया, तो फोकल लेंथ ज्यादा है, हमें कम करना है, हमें कन्वर्ज करना है, हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए। लेकिन अगर रेटिना से पहले अगर फोकस हो गया तो आप क्या चाहोगे, रे ऑफ लाइट को वहां तक ले जाना चाहोगे, तो इसको क्या करें, और अगर कन्वर्ज करेंगे तो और पीछे चला जाएगा ना, हमें तो रेटिना तक पहुंचाना है, तो क्या करना होगा, डाइवर्जेंट लेंस, तो डाइवर्जेंट लेंस यूज करेंगे तो यहां चला जाएगा। तो याद कीजिए, सिर्फ इतने डायग्राम के लिए आपको 10th में बोर्ड में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था क्या, डिफेक्ट्स पे नहीं आया था, आई डिफेक्ट्स पे आया जरूर होगा। अच्छा ठीक है, यहां फिलहाल समझ में आ रहा है, मायोपिया समझ में आ रहा है, इस तरह से लाइट एंटर हुआ लेंस के थ्रू, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो वो कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कहां पे करना चाहिए, ठीक रेटिना पे। अच्छा रेटिना पे हमेशा करे ये जरूरी तो नहीं, कोई जरूरी नहीं, तो क्या करते हैं हमारी आंखें, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये काम कौन करता है, आइरिस। कांटेक्ट कर दिया, जैसे मान लो ये गोल सी आंखें हैं, निकाल लो, और उसको अगर दबा दो, गोल सी आंखें किसकी है, निकालो और उसको दबा दो, अगर ये दब गया, जैसे अगर आप डॉक्टर बनो और कहे कि इसकी आंखें दबी हुई है इस तरह से, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ा या घटा, चलो एक टेस्ट लेते हैं तुम लोग का, डॉक्टर बनोगे कि नहीं। एक आंखें हैं, आंखें किसकी निकालें, कुछ गोल जैसा बॉल है क्या, अच्छा चलो, हाँ कुछ भी, ये बॉटल्स ले लो। अब इसको, ये मान लो कि ये करेक्ट है, अब इसको हम 20 से दबा दें तो फोकल लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, सही पकड़े हैं। ऐसे दबा देंगे तो फोकल लेंथ घट जाएगा या बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, मायोपिया, हाइपरमोपिया। जनरली बच्चे को देखते हो ऐसे करके देखते हैं कभी कभी, बढ़ा के, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल उनकी आंखें दबी होती है, फोकल लेंथ घटा होता है, तो ऐसे क्यों करते हैं, फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए, फोकल लेंथ। लेकिन अब ये बताओ ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ और कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, फोकल लेंथ घट गया ना, पहले हो गया, तो ये मायोपिया हो गया, तो इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करोगे, रेटिना से पहले इमेज बन गया ना, हमें रेटिना तक पहुंचाना है, ये कन्वर्ज पहले हो गया, हमें दूर पहुंचाना है, कौन केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग चलता है बंदे का, सही बोला। अच्छा उल्टा सोच पा रहे हो क्या, अगर किसी की आंखें खिंच गई है, किसी की आंखें इससे रहती है, देख के ही डर लगता है ना, अमरीश पुरी की तरह ऐसे रहती है, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बढ़ा हुआ है, उसका फोकल लेंथ बढ़ा हुआ है, रेटिनस भी बाहर चला जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम हुआ, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो किसी की आंखें अगर गुर्रा के देख रहा है, गुस्सा के देख रहा है, मम्मी पापा, देखो उसका एक आंखें बड़ी करके देख रहा है, आंखें बड़ी करके देख रहा है, कौन सा, फोकल लेंथ कम हुआ या ज्यादा, अच्छा काफी तेज रोशनी आती है, या कोई चीज अंधेरे में, अंधेरे में आपको आंखें बड़ी करनी होती है, मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ घटाना हुआ या बढ़ाना हुआ, हाँ बढ़ा रहे ना, और अगर तेज रोशनी आती है तो कम करते हैं, है ना। तो किसी को देख के आंखें बड़ी हो जाए तो बोले कि आजकल तुम्हारा फोकल लेंथ बड़ा बढ़ चढ़ गया है, ये कमेंट केवल फिजिक्स वाले स्टूडेंट ही समझ पाएंगे कि आंखें आजकल तेरी अच्छा
गुस्सा है पापा अगर है ना, तो हिंट देना है, देखो पापा का आजकल ना फोकल लेंथ बढ़ गया है, उनकी आंखों का फोकल लेंथ बढ़ गया है, संभल के रहना। उनके आंख के आगे कनकेव लेंस का चश्मा लगाना होगा, कनकेव मतलब मम्मी को आगे करना होगा। अच्छा, मम्मी का भी रोल बड़ा समझ में नहीं आता है। पापा है गुस्से में, फोकल लेंथ बढ़ा हुआ है, दो डंडा मारे, अच्छा उसके बाद मम्मी आ जाएगी, दो। अच्छा मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करते बचाने आती है, अरे नहीं 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 क्या बच्चा है छोड़ दीजिए। अच्छा जब वो बोलती है छोड़ दीजिए, ऐसे भी छोड़ने वाले थे, लेकिन जैसे ही बोलती है छोड़ दीजिए, दो डंडा और लगता है। मम्मी का रूल नहीं समझ में आया, अरे अरे क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी पीटते हैं बच्चों को। अभी उतने पे जो बंद होने वाला था, वो और एकदम भीषण रूप में, मतलब मम्मी चाहती है कि हम अच्छे बने रहे स्वीटली, ये बहुत बदमा अंदर उनका चल रहा है, इसको और पीटो, ये इसी काबिल है, इसको और पीटो। मैं कहूँ मम्मी बाद में तुम बचाने आई थी, दो डंडा मार के वो हमें छोड़ने वाले थे, तुम कहे बच्चा है छोड़ दीजिए, तो दो और लग गया, और उसके बाद भी छोड़ देते, तुम कहे जान लोगे क्या, लिया पूरा जान ले लिया। तो मम्मी बोलती हम चाह ही रहे थे। खैर, तो ये हो गया हाइपर माइपिया, क्योंकि रेटिना के बाहरी में चला गया है, और ऑब्वियस है कि इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना होगा, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए ठीक है, हो गया, डिफेक्ट से इतना ही था। अब आगे चलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अच्छा प्रिज्म में क्या होगा, डेविएशन होगा, डिस्पर्जन होगा, या शिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन नीट का है, डिस्पर्जन होगा, डेविएशन होगा, या शिफ्ट होगा। इसमें डिस्पर्ज होगा, लाइट अपने कंपोनेंट में बट जाएगा, उसी को डिस्पर्ज मतलब बटना कहते हैं, सेवन कलर में जो डिवाइड होता है ना, उसी को डिस्पर्ज करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कलर्स है उसका सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेविएट होता है। इसको ऐसे समझ लो, वेवलेंथ जिसका कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आप वेव में पढ़े होगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जिसका वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और आप ये भी पढ़े होगे कि एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब जिसकी ज्यादा हाई स्पीड होगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। तो बताओ रेड का और वायलेट में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का, तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ब्लू का। अच्छा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम किसका हुआ, सुन ही नहीं रहे हो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसी की तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका हुआ, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, ध्यान से सुना रिलेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा। अब मुझे विबग्योर बताओ, समझाओ, रेड, विबग्योर में वायलेट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ, रेड सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। एक और रिलेशन, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम एनर्जी। ई डायरेक्टली पर ई का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ई बराबर एच न्यू, प्लैंक कांस्टेंट है, तो न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, न्यू या एन। अब मुझे ये बताओ, डिस्पर्ज कौन सबसे ज्यादा होगा, डेविएट कौन सबसे ज्यादा होगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सबसे ज्यादा डेविएट होगा, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। कौन सबसे ज्यादा डेविएट होगा, ब्लू कलर। सबसे कम कौन डेविएट होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। किसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, रेड का, इसलिए रेड सबसे कम डेविएट होगा, और ब्लू, और बाकी सेवन कलर इन बिटवीन आ जाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है लाइट को अपने कंपोनेंट में ब्रेक होने का, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। समझ में आया, यहां से व्हाइट लाइट गया, फिर से सुनो, नहीं समझ में, एक व्हाइट लाइट गया, डेविएट हुआ, डेविएट हुआ, डेविएशन तो समझ में आ रहा है ना,
है ना, इसको हम डिटेल में, इसका पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल जो है रिलेशंस है, जिसको हम प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, और 12th में 3 मार्क का ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लेकिन चूंकि ये ब्रिज कोर्स है, तो अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि प्रिज्म की वजह से हुआ क्या। तो एक तो लाइट टर्न ले लिया, मतलब डेविएशन हुआ, और दूसरा ये अपने कंपोनेंट में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट में ब्रेक हो गया। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यहां पे डिस्पर्जन भी हुआ और डेविएशन भी हुआ। और एक चीज, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ? वायलेट। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, या वेवलेंथ के टर्म्स में समझो, इसलिए क्योंकि इसकी सबसे कम वेवलेंथ है। रेड सबसे कम डेविएट हुआ, क्यों? है ना। अच्छा एक बताओ, स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो रेड जो है वो सबसे कम डेविएट हो रहा है, तो रेड की स्पीड सबसे कम होगी, और वायलेट की, समझ में बात आ रही है? नहीं, दिमाग में नहीं गया तो लिख लो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यार नहीं भी लिखोगे चलेगा, चूंकि ये 10th में था। पर यहां फिलहाल समझ में आ गया ना कि ये डिस्पर्जन और डेविएशन दोनों एक साथ होता है किसमें? प्रिज्म में। अच्छा एक बात बताओ, लाइट प्रिज्म से पास हुआ और फिर से हमें व्हाइट लाइट चाहिए, तो क्या करना होगा? गया, डेविएट हुआ, डिस्पर्स हुआ। अगर हम इन्वर्टेड यानी उल्टा अगर एक प्रिज्म लगा दें, तो इस तरह से जो ये अलग अलग कंपोनेंट में ये डिस्पर्ज हुआ था, ये फिर क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल रेज में फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब व्हाइट लाइट को अगर व्हाइट लाइट में ही हमें कन्वर्ट करना है, तो कितने प्रिज्म चाहिए? 2। और उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? एक सीधा, एक उल्टा। तो यहां दो प्रिज्म के बीच में जो एंगल बनता है, सॉरी, दो रिफ्रैक्टेड रे के, दो रिफ्रैक्टिंग साइड के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन तो हम कल से शुरू कर देंगे, प्योर बोर्ड जो पढ़ाई होती है, और वहां हैंड रिटेन होगा। लेकिन एक चीज है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन थोड़ा समझते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है और डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन चूंकि 10th कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है? मिराज तो समझ में आ गया। मिराज इसलिए होता है क्योंकि जितनी गर्मी गर्म होता है, हॉट होता है नीचे का जो सॉइल है, उसकी वजह से वो रेयर मीडियम हो गया, तो लाइट एक तरह से डेंसर से रेयर जा रही है। तो लाइट क्या होगा? एक एंगल जिसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, उस पर ऊपर ही सेम मीडियम में टर्न हो जाएगा, और इस तरह से आंखें जो है वो वर्चुअली जो है स्ट्रेट, अगर हम वर्चुअल लाइन मिला दें तो ये क्या है? एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ वाटर जैसी कोई चीज है। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? मिराज। तो ये एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, क्योंकि एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अच्छा, रेनबो, रेनबो में भी क्या होता है? ये डिटेल में पढ़ना है, हम केवल यहां इंट्रोड्यूस करें, वहां रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, किस तरह से लाइट गया है ना, TIR हुआ, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और लाइट फिर कम बैक हुआ। इसमें भी प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब कुछ डिटेल में हम लोग अगली क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल और बताओ, एग्जाम्पल दो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कुछ और। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स क्यों होता है? समझाया था, बताओ जरा। क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो थिक और थिन होता रहता है, तो लाइट जो है वो तो डेविएट होता है, रेयर से डेंसर आएगा या डेंसर से रेयर आएगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो अगर मान लो बार बार वो फ्लक्चुएट हो एटमॉस्फेरिक लेयर, तो उसका नॉर्मल स्विफ्टनेस भी फ्लक्चुएट होगा। तो आपकी आंखों के पास जो लाइट आएगी वो क्या आएगी? डायरेक्ट ना आके वो फ्लक्चुएट होता हुआ आएगा। इसलिए स्टार जो है वो क्या दिखता है? ट्विंकलिंग करता हुआ। बट ओरिजिनल में, रियलिटी में क्या स्टार ट्विंकलिंग करता है? नहीं करता है। ठीक है, ये भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का। वो क्या है? जैसे यहां देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब उसके नीचे अगर सन चला गया तो इसका मतलब सनसेट हो गया। सनसेट का मतलब क्या होता है? हम धीरे धीरे देखते हैं और सनसेट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जो है, और सनराइज में भी यही है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल से ऊपर आ गया तो सनराइज, और हॉरिजॉन्टल से नीचे चला गया तो सनसेट। तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया और ये सनसेट हो चुका है। अब हो गया तब भी हमें दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट यहां क्या है? ये एक तरह का रेयर मीडियम है, और लाइट रेयर से किधर आ रहा है? डेंसर में। तो लाइट अगर रेयर, जैसे ये सन है, लाइट कुछ इस तरह से गया, लाइट इस तरह से गया, अब ये नॉर्मल है,
ये लाइन क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तो स्विफ्टनेस किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब होगा, जैसा कि आपको दिखेगा इस तरह से टर्न ले लेगा, तो उसको अगर हम पीछे की ओर ले जाए, जैसे देखिए ऐसे टर्न लेगा, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की ओर लेगा, अवे जाएगा या टुवर्ड जाएगा, टुवर्ड जाएगा। तो इसको हम अगर हम क्या करें, वर्चुअली अगर पीछे की ओर ले जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनेगा। तो रियलिटी में कहाँ है सन, सनसेट हो चुका है, रियलिटी में सनसेट हो चुका है, और आपको क्या दिख रहा है कि अभी सनसेट हुआ नहीं, होने जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिलेड सनसेट। इसको क्या बोलते हैं, डिलेड। और इसका उल्टा करके भी समझ लो, मान लो कि यह सन अभी ऊपर आने जा रहा है, यानी सनराइज अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको दिख जाता है, इसको क्या कहते हैं, एडवांस सनराइज। अब सोचो सन तो यहां है, अभी धीरे धीरे ऊपर आने वाला है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर आएगा तभी तो सनराइज मानेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल से बिलो है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट इस तरह से गई रेयर से डेंसर की ओर। तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो एपरेंटली अगर हम पीछे की ओर ले जाएं तो ऐसा लगेगा कि एपरेंटली ये शिफ्ट हो गया, किधर की ओर, ऊपर की ओर। मछली वाले में भी यही कॉन्सेप्ट था कि नीचे से थोड़ा ऊपर दिखा था, तो इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये सब आपको 10th में पढ़ना था, पढ़े थे क्या? अच्छा पढ़े होगे लेकिन याद नहीं है सच्ची में? ड्यू टू, ये सब तो हो गया, ये सब समझा दिया मैंने, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। ये भी वही बताने की कोशिश कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की ओर हमें दिखे तो वो क्या हो गया, एक एडवांस सनराइज, और नीचे की ओर दिखे तो डिले सनसेट। और ये टिंडल इफेक्ट भी समझ रहे हो। अच्छा ये स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। ये टिंडल इफेक्ट क्या है, मैंने बताया था कि जो एयर पार्टिकल्स है, जो वाटर पार्टिकल्स है, वो काफी स्मॉलेस्ट है, तो सेम वेवलेंथ को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, और जो एब्सॉर्ब करता है उसको चारों तरफ वो क्या करता है, फिर इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि वो फैल रहा है ना। लाइट आपको दिखता होगा कि सुबह सुबह अगर विंडो आप खोलें तो लाइट इस तरह से लगती है फैलती जा रही है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग तो होता है, किसकी वजह से होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक पार्ट, यानी कि स्पेस में ये काम नहीं होता है, स्पेस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखाई देता है, आप कह सकते हो। तो यहां पे ये जो लाइट इस तरह से फैलता हुआ दिख रहा है, ये किसकी वजह है, इसकी वजह कौन है, तो इसकी वजह जो है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, किस फेनोमेना की वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो आप कहेंगे जो एयर पार्टिकल है या वाटर पार्टिकल है वो एब्सॉर्ब करता है लाइट को और वो फिर इमिट करता है, तो वो दिखाई देता है। अच्छा व्हाइट ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सारे वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है और सारे वेवलेंथ को इमिट करे तो व्हाइट ही दिखाई देगा। अच्छा तो ये जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है, मैंने बताया था क्योंकि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है, उसका जो पार्टिकल्स है काफी पतला है, काफी काफी टाइनी है, काफी स्मॉलेस्ट है। और हमेशा दोस्ती भी क्या होती है, सेम एज वाले में होती है ना, सेम लेंथ में होती है, सेम वेवलेंथ में होती है। तो चूंकि अभी बताया वायलेट का सबसे वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है ना, उसके बाद सबसे कम किसका होता है, ब्लू का। लेकिन वायलेट जो है हमारी आंखों को डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वायलेट के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं है। तो ब्लू जो हो गया वो चूंकि एब्सॉर्ब करता है सबसे छोटे वेवलेंथ को और उसी को वो इमिट करता है, इसलिए स्काई हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू। इवन जो सी समुद्र है उसका नीला होने की वजह जो है वो भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने आपको बताया भी था कि रमन साहब को जो रमन इफेक्ट है वो यही एक्सप्लेन किए थे कि जो समुद्र है वो रिफ्लेक्शन यानी स्काई के रिफ्लेक्शन, पहले लोगों को क्या मानना था कि स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से नीला दिखाई देता है, उनका ऐसा नहीं है। वाटर जो मॉलिक्यूल्स है काफी स्मॉलेस्ट है, तो वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को ही अब्सॉर्ब करता है, और यही वजह है कि जब वो स्कैटर्ड करता है यानी कि इमिट करता है तो हमें सी जो है या जो स्काई है वो ब्लू देगा। अच्छा ये रेडिस क्यों दिखाई देता है, सनसेट और सनराइज के समय रेडिस क्यों दिखाई देता है, ये सब सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी स्कैटरिंग ही है, इसमें भी स्कैटरिंग है। तो इसमें क्या है कि ब्लू जो है वो काफी हाई स्कैटर्ड होता है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल होता है तो वो बाहर एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाता है, हाई स्कैटरिंग होता है तो एंगल भी ज्यादा बनता है, तो बाहर
निकल जाता है इनकी स्पेस में। यार हमारा जो है हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो सबसे कम डेविएशन किसका होता है, सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, जिसका सबसे कम एनर्जी होगा, जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा, या यूं कहो जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। तो स्कैटरिंग एक्चुअली में ब्लू का ही होता है, लेकिन वो स्पेस में चला जाता है। तो हमारे तक चूंकि सन वहां है, तो हमें दिखता भी होगा कि सनसेट और सनराइज के समय सन के नजदीक ही रेडियस दिखाई देता है, उसका अपोजिट या कहीं दूर देखो तो वो नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग तो हो रहा है, लेकिन ब्लू जो है स्कैटर्ड हो गया स्पेस में। हमारे आंखों तक जो पहुंचा, जो स्कैटर्ड लाइट पहुंचा, वो कौन, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था, रेड। यही कारण है कि सनराइज और सनसेट के समय हमें रेडिश कलर दिखाई देता है। तो कोई पूछे सनसेट और सनराइज की वजह क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कोई ये भी पूछे कि भाई स्कैटरिंग में ब्लू दिखता है, दिन में ब्लू दिखता है, और सनराइज और सनसेट के समय रेडिश दिखता है, तो क्यों? तो समझा सकते हैं आप? हो गया? अच्छा थैंक यू, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि अब हो गया, बस करो बस करो। तो टाइम है कि और कुछ बोर्ड शुरू करें? अब मैं समय पे ऐसा कर देता हूं, ये तो एक ब्रिज कोर्स की तरह था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास से यानी कि कल से बिल्कुल रिटेन वर्क होगा, कॉपी पेन सब लेके आइएगा, और आपको हर एक चीज को नोट डाउन करना है। हर कुछ मिनट के बाद जब दो टॉपिक या एक भी टॉपिक होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी जो तैयारी है बोर्ड लेवल एज वेल एज एंट्रेंस लेवल पे भी होनी चाहिए। तो कल से बिल्कुल तैयार होके आना है, पेन पेपर के साथ आना है, क्योंकि बिना पेन पेपर वाले को एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।